लोसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी में ऑल टाइम हाई और सभी इंडिसेस 3 से 4% ऊपर। क्या वो आपकी क्लोजिंग रणनीति, इस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। नए शिखर के साथ बाजार ने एग्जिट पोल को दी सलामी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी नई ऊंचाई पर पहुंचे। 16% से ज्यादा गिरा डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर मोदी सरकार। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने की उम्मीद। नॉर्थ से लेकर साउथ तक दिख रहा है मोदी मैजिक। ज्यादातर एग्जिट पोल में भी एनडीए को बम्पर बहुमत। तीसरी बार मोदी सरकार की उम्मीद से सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी। बैंक्स, पावर, डिफेंस, ऑयल स्टॉक्स और रेलवे शेयरों में जमकर खरीदारी। आरईसी, पीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में 11% से ज्यादा का उछाल। वहीं गेल और पावर ग्रिड में 10% की रफ्तार। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में करीब 10% का दिखा उछाल। मार्केट कैप के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक से बड़ा हुआ अब एसबीआई। दशक में पहली बार बैंक का वैल्यूएशन प्राइस टू बुक के मुकाबले 2 गुना हुआ। और अदानी ग्रुप के शेयरों में भी लगे पंख। 20 लाख करोड़ के पार निकला ग्रुप का मार्केट कैप। 16% से ज्यादा भागा अदानी पावर। साथ ही अदानी पोर्ट, एंटरप्राइज और टोटल गैस में 7 से 9% की रफ्तार। और कन्याकुमारी की साधना से निकले नए संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा लेख, कहा बिना समय गंवाए बड़े दायित्वों और लक्ष्यों के लिए उठाने होंगे कदम। बोले रिफॉर्म को लेकर सोच बदलने की जरूरत। ओके अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखी होती हैं मार्केट में। देखिए, अब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी पॉजिटिव खबर आ गई है तो और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर इलाकों में अब मानसून सक्रिय होगा। केरल, कर्नाटक, तो ये भी एक और फ्रेश खबर है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और सब कुछ शायद समीकरण उसी हिसाब से बैठते जा रहे हैं। आशिता वीरू, गुड आफ्टरनून। कि एक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बने। वैसे खैर आज एक चीज़ तो क्लियर है, एग्जिट पोल ने मार्केट के एग्जिट पोल को मार्केट ने ज़ोरदार सलामी दी है। और अब तक का हाईएस्ट लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी ने छुआ। और पीएसयूज़ क्या बोलें इनके बारे में। पीएसयू शेयरों में अब तक की शायद ये सबसे बड़ी रैली है, सिंगल डे रैली। सीपीएससी इंडेक्स आई थिंक 10% के करीब, और उसके अलावा आई थिंक 7% है। मैं सोचा था कि शायद 10% के करीब पहुँचा, लेकिन 7% के करीब सीपीएससी इंडेक्स ऊपर। तो ये कुल मिलाकर आज मार्केट के लिए एक शानदार समीकरण बैठते हैं। नॉर्मली अनुज, काम बिफोर द स्टॉर्म होता है, ये तो मिनी स्टॉर्म बिफोर द बिग मूव रहेगा। क्या कुछ मुनाफा वसूली करके जाएंगे लोग आज? कुछ तो मतलब हाथ में होना चाहिए कल के प्ले के लिए। हरिता, एक चीज़ बताऊं मैं, मुनाफा कमाया ही किसने है? मुनाफा कमाया ही उसने है जो हिम्मत करके गया था, या फिर जिसने आज सुबह भी एक गैप अप के बाद थोड़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हिम्मत कर ली। निफ्टी, बैंक निफ्टी में सुबह के बाद कुछ ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन अगर किसी ने उसके बाद अगर हिम्मत कर ली तभी मुनाफा बना है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग जिसने करनी थी ना वो कर चुका है। अब तो लोग फ्रेश पैसा डाल रहे हैं। अब जो बड़ा सवाल है ना, बड़ा सवाल ये है कि अब फ्रेश पैसा लोग बाकी का आज डालेंगे या अब कल का एक्चुअल पोल आने के बाद डालेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से कोई रीज़न नहीं है इन एग्जिट पोल्स को डाउट करने का। और मेरे ख्याल से आज लोगों ने बहुत पैसा डाला होगा। आज की डिलीवरी वॉल्यूम्स इस चीज़ को सजेस्ट करेंगे। आज खासतौर से डीआईआईएस की तरफ से मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। एफआईआईएस के कैश मार्केट में वापस आए। और बाकी एक नंबर जो वीरू ऑब्वियसली एनालाइज करेंगे, एफआईआई की शॉर्टिंग जो हुई थी उसमें क्या हो रहा है, वो एक ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा। आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप निफ्टी में और अब लॉन्ग हो जाइए। ठीक है, अगर आपने अब तक मिस किया है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 600-700 पॉइंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ मायने नहीं रखता। मैं तो ये मान के बैठ रहा हूँ कि यहाँ से और निफ्टी में भी रैली बाकी है। प्रॉफिट बुकिंग जो आनी होगी ना वो कल आएगी या परसों आएगी। और उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग को ऐसा नहीं कि मार्केट को बहुत नीचे ले जाएगी। जो पिछले हफ्ते का लो था वो तो अब मार्केट का बेस बन चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे।
कल सेकंड हाफ से पहले तो मुझे लगती नहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर नंबर्स एग्जिट पोल से भी बेटर रहे तो 24,000 तक का रास्ता खुलेगा। और 2 3 4 5 6 मेरे ख्याल से शायद मार्केट कल की वेट कर रहा है, कल लगाए उसको और फिर वो 24,000। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, ये आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया बैंक निफ्टी। और अब HDFC बैंक 1-1.5% अगर और चल गया, 51,000 क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आज सुबह तो खुले हम वहाँ से रिट्रीट हुए, दिन में एक बार फिर 51,000 तक गए, फिर रिट्रीट हुए। एक बार अगर इस बार 51,000 का क्रॉस होना शुरू हुआ तो 51,500 और 52,000 ये भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर। तो उस अगेन शायद मार्केट कल की वेट कर रहा है उन लेवल्स के लिए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए शायद ट्रेडिंग साइड पर। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगले 5 साल में इक्विटीज़ में बहुत पैसा बनेगा, बहुत मतलब बहुत। दूसरी चीज़ निफ्टी बैंक SBI की जो प्लेसमेंट थी, मतलब वो मूव दिया, कैनरा बैंक को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, पूरा BSU बैंकिंग बास्केट, इवन इस बीच आपका HDFC बैंक भी डिलीवर कर रहा है। 51,000 और उससे ऊपर के स्विंग पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है वीरू, और मेरे को तो लग रहा है आज भी पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि रिट्रीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप देखें अगर तो कोई बहुत ज़्यादा रिट्रीट नहीं हुआ, जो जहाँ से रिट्रीट हुआ है वहाँ से वापस ऊपर आ गया था। कि बैंक निफ्टी टेक्निकली डे हाई पर ही है, वो आप मान लें कि 50,990, लेकिन 50,990 पे कोई ट्रेड हुई नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा 100-150 पॉइंट रिट्रीट हुआ, लेकिन ये कुछ भी नहीं होते 1500-2000 पॉइंट की रैली में। मुझे अभी भी वो दिन याद आ रहा है जब असेंबली इलेक्शन के अगले दिन मार्केट ने रैली की थी, उसमें भी ऐसे हुआ था, बड़ा गैप अप था, पूरा दिन मार्केट पे कंसोलिडेट किया था और आखिरी के 1 घंटे में और बड़ी रैली हुई थी। और मैक्रो रैलीज नॉर्मली 3 का फंडा होता है, आज रैली होगी, कल रैली होगी और परसों मार्केट शायद आपको थोड़ी रैली करके फिर प्रॉफिट टेकिंग दिखाएगा बैंक निफ्टी में। परसों तक हो सकता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी 52,000 पे पहुंच जाए, क्योंकि क्या था ना, ये स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट है, वो जो इतना अंडर परफॉर्म कर रहा था अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। जी, इस बीच याद रखिएगा निफ्टी प्रैक्टिकली जो अपने पूरे दिन की ट्रेडेड रेंज है उसके हाईएस्ट क्लस्टर में, मैं शुरुआती अगर 1 मिनट को निकालता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल क्रिटिकल फैक्टर क्या है एट 2, रिलायंस दिखाइए एक बार। देखिए प्लीज, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट स्टिल ये प्राइस बिहेवियर है, उसको मेरे को स्क्रीन पर रखना जरूरी है। रिलायंस अपने इस जून कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलेटर्स के जोन को, जो आप आउटस्टैंडिंग OI की समरी देखेंगे, उसको ओवरटेक करता हुआ। कहने का मतलब यह है, जो मैं निफ्टी का जिक्र किया एट डे हाई, निफ्टी ट्रेडेड रेंज के हाई पे ट्रेड करता हुआ, नाउ रिलायंस पिक्चर में आता हुआ। एक और चीज़, आप जरा HDFC बैंक को देखिए। HDFC बैंक टिक बाय टिक चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, मतलब ये मेरे वही स्टॉक्स हैं जिनका मैं चुनाव कर रहा हूँ इस वक्त एट 1574 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और प्रैक्टिकली जिस बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ, वो जो गैप अप हुआ था उसको छोड़ दीजिए, जो ट्रेडेड रेंज है उसके हाईएस्ट क्लस्टर को ट्रेड करते हुए रिलायंस और HDFC बैंक अगले 1 घंटे मेरी नज़र इस पर रहेगी। एक स्टॉक आई थिंक PSU बैंकिंग बास्केट से जो मैं पिक करूंगा वो है कैनरा बैंक। एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा, 129.35 PSU बैंक्स में उन बैंक्स का जो कि पिछले ऑल टाइम हाई से एक डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं, उसमें अभी भी कैनरा नाम के बैंक का नाम परसिस्ट करता है। हल्की सी टसल यहाँ पे 130 के कॉलाइटर्स है, अदरवाइज जैसे ही 130 के जोन को जंप करेगा मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा। मैं हमेशा 3 स्टॉक्स का जिक्र करूंगा सिर्फ यहाँ पे, रिलायंस, HDFC बैंक और एक कैनरा बैंक। इनफैक्ट वीरू, आप ये ट्रेंडिंग का भी हिस्सा बनेंगे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। आज एक बड़ा यूनिवर्स है जहां पर लोगों ने दिल खोल के दरअसल तेज़ी की पोजीशंस ली हैं। वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब आना शुरू होंगे जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है। आप देखिएगा SBI इस लिस्ट में शामिल है, करीब 9-9.25% ऊपर। पावर कंपनियों में NTPC में अच्छी खासी तेज़ी और अदानी ग्रुप शेयर में अदानी पोर्ट एक आउट परफॉर्मर, एंटरप्राइजेज एक आउट परफॉर्मर। लेकिन क्लियरली वो जो थीम इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर वाली थी वो काफ़ी अग्रसर है। पावर ग्रिड, NTPC, PFC, REC चारों स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे तेजी में। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा स्टॉक जो 12% के गेंस पर कारोबार कर रहा है। गेल में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, यहाँ पर भी 11.5% तक की तेजी देखने को मिली है। तो पूरा फ्लेवर जो है वो सरकारी बैंकों पर साफ तौर से दिख रहा है या सरकारी कंपनियों में दिख रहा है। आयशा मोटर्स बिक्री के आंकड़े आने के बाद थोड़ी सी सुस्ती, इप्का लैब्स में सुस्ती, संवर्धन मदरसन थोड़ा सा साइडलाइंस पर आया है। और IT को लेकर डर यही है कि कल के वर्डिक्ट सुनने के बाद अगर रुपये में और स्ट्रेंथ आती है तो जाहिर तौर पर IT काउंटर्स में कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा। और आज सुबह में भी अगर कुछ एक सेक्टर बैकफुट पर रहा है वो IT स्टॉक्स ही रहे हैं। अब ऐसे में आपने आज दोपहर में क्या ट्रेड लेकर जाना है और कल के लिए क्या तैयारी करनी है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है
उनको जोड़ना शुरू करते हैं। शरद अवस्थी आपको एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देंगे। टेक्निकल के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, कविता जैन, अमित सेठ और नीलेश जैन हैं। 2:15 बजे यतिन को जोड़ेंगे जो मार्केट का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो रेडार पर आएंगे कल डेफिनेटली और आज भी रखने चाहिए, उस पर बातचीत होगी। एग्जिट पोल पर ब्रोकरेजेस की क्या राय आई है, क्या कंसेंसस बन रहा है सेक्टर स्टॉक्स में, वो भी आपके लिए पेश किया जाएगा। 2:20 पर लेमन ट्री चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। वैसे भी ट्रैवल टूरिज्म एक बड़ी थीम उभर कर आई है इस देश में पिछले 2 सालों में। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि केसवानी से बात करेंगे। हमारे साथ आज 250 पर मार्केट बिग वॉइस में कार्लिनियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा भी लिया जाएगा कल के बड़े इवेंट से पहले। BTST STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की रणनीति और फिर इवेंचुअली क्लोज की तरफ बढ़ेंगे 3:30 बजे। बिल्कुल, तो चलिए खैर शुरुआत करते हैं। इस समय ट्रेडिंग कॉल्स की हमारे पैनल को जोड़ते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, इस समय की ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड रहेगा स्टॉक का नाम है डिक्सन। ट्रेड कर रहा है 9874, जा रहा है 10,000 की तरफ। आज या कल सुबह तक चला जाएगा, लेकिन 10,000 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 9750 डिक्सन पर एक्चुअली मेरी भी सुबह नज़र गई थी क्योंकि PLI वाला स्टॉक था ये, इसके लिए इस पर भी एक नज़र थी हमारी। अच्छा, शिल्पा जी को जोड़ते हैं एक बार। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। वैसे आपकी ट्रेड में इससे पहले शिल्पा जी आई थिंक वो आपकी वो स्ट्रैटेजी सही बैठी, वो जो आपने स्प्रेड दिया था ना शिल्पा जी ने, आई थिंक कॉल स्प्रेड दिया था आई थिंक वो नहीं, एक तो इनकी मेरे ख्याल से 23,000 की प्लेन वनीला थे। एक 23,000 की प्लेन वनीला, हाँ इन प्लेन वनीला थे जो मेरे को याद आ रहा है। ओके, नहीं बट हाँ नहीं ये स्प्रेड था, वीरू स्प्रेड था। अच्छा सॉरी स्प्रेड था इसमें और मेरे ख्याल से अच्छा इसमें मुनाफा रहा। शिल्पा जी तो वो ट्रेड अच्छी रही, उसके लिए मुबारक। और बताइए इस समय का आपका ट्रेड। जी बिल्कुल, थैंक यू अनुज जी। अभी के लिए मुझे मेरा ध्यान यहाँ पे इंडिया मार्ट में जा रहा है। इंडिया मार्ट पोजिशनली यहाँ पे भी मुझे लगता है जून सीरीज़ के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, जहाँ पे 2400 पे सपोर्ट है और यहाँ पे अपसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 2800 है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आप इसको BTST या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अगर इसको कैरी करेंगे इंडिया मार्ट, मुझे लगता है इसमें आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2370 का रखिए फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स एंड लुक फॉर टारगेट्स टिल 2800। अगर किसी को BTST करना है तो आप यहाँ पे 2470 से 2485 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो आपकी ये कॉल है इंडिया मार्ट पे और ये स्क्रीन पे कॉल गई 2447 पे इंडिया मार्ट। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करनी है और अब ध्यान रखिए ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन था। मेरे ख्याल से मार्च से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 3000 पे रिलायंस लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि ये क्लियर कट ब्रेकआउट केस है। और अगर हम वीकली या मंथली चार्ट पे जाएंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा। इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने रिलायंस के लिए काफी बेहतरीन हो सकते हैं। 3600-3700 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ट्रेडिंग के लिए करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 2969 का स्टॉप लॉस लगाइए और 3100 रुपए के टारगेट आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में सेट कर सकते हैं। 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 106 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 74 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 160 रुपए 160 रुपीज के टारगेट सकते हैं। ओके, आपकी 3000 की कॉल। इस बीच निफ्टी 259 पे रिलायंस का इम्पैक्ट देखिए। आप बात करते करते रिलायंस वहां से करीब 15 रुपए ऊपर और निफ्टी करीब 23,259 पे। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी इस समय का टॉप कॉल रहेगा एबीबी का स्ट्रक्चर वैसे भी काफी स्ट्रांग है और हमने एक काफी ऑर्डरली यहाँ पे पुल बैक देखा था 10 और 20 डेमा पे और वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा एक पुल बैक का जनरेट किया है। 8755 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 8900 8950 के और स्टॉप लॉस रहेगा 8650 का। ओके, तो एबीबी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की बन रही है, वहां पर आप खरीदारी करके चले। ये आपके लिए एक सहज ट्रेड बैठता हुआ खरीदारी का आलम बन रहा है। नीलेश आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून आशीषा जी। खरीदारी पर ही फोकस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे काफी बेहतरीन फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और आज स्टॉक ने एक नए रिकॉर्ड हाई भी बनाए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे
जो मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। एंड ऊपरी स्तर पर पहला टारगेट 2700 का होगा, दूसरा टारगेट 2740 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, 2590 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। मीनवाइल एक बार नवीन फ्लोरिन का स्टॉक लेकर आइए। आई थिंक ये एक ऐसी न्यूज़ है जो शायद मार्केट एक्सपेक्ट पहले कर रहा था, तब आई नहीं थी रिजल्ट के साथ हर्षदा, और अब यहाँ पर वो न्यूज़ आई है। वो जो फाइनली उनके एमडी और सीईओ हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, नितिन जी कुलकर्णी करके हैं, और काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड नाम है एक्चुअली, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और इससे पहले वो ओसी स्पेशलिटी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो एक ग्लोबल प्लेयर था। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान और चाइना, वहाँ सब में उन्होंने काम किया हुआ है। तो और नवीन फ्लोरिन के साथ भी पहले काम कर चुके हैं, 7 साल नवीन फ्लोरिन के साथ काम कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से, और केमिकल्स में वैसे ही थोड़ा सा एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, ये खबर को मेरे ख्याल से मार्केट अच्छे से लेगा। ये मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को शायद मार्केट पॉजिटिवली ले, और ये स्टॉक इस समय डे हाई पर है। देखता है यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता है। आई थिंक 2 क्वार्टर्स के इंतजार था। और वही सबसे बड़ी क्राइसिस थी कि एक के बाद एक काफ़ी बड़े चेहरे दरअसल नवीन फ्लोरिन से एग्जिट हो रहे थे, और फिर वो सक्सेशन प्लान सामने नहीं निकल कर आ रहा था। तो जिस खबर का इंतजार था उस पर इवेंचुअली एक्शन लिया गया है। नितिन जी कुलकर्णी, नवीन फ्लोरिन का ओल्ड हैंड, जो एक दशक का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर अब इस कंपनी में वापस लौट रहे हैं। करीब करीब 5% तक का गेन। शरद से भी बात कर लेते हैं इस पर। शरद, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड लेंगे, लेकिन नवीन फ्लोरिन काफ़ी समय से लोग देखना चाह रहे थे कि कंपनी की कमान कौन संभालेगा। अब एक नाम सामने आया है जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और साथ ही इन्होंने काफ़ी समय, लगभग 7-8 साल का समय नवीन फ्लोरिन के साथ भी पहले बिताया हुआ है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिजनेस तो सॉलिड है ही है, और ये नई अपॉइंटमेंट के बाद मेरे हिसाब से जो एक अनसर्टेनिटी या ओवरहैंग था पिछले एमडी के जाने के बाद, अब लगभग वो भी आउट ऑफ द वे हो जाता है। तो आपको ये री रेटिंग कंटिन्यू होनी चाहिए नवीन फ्लोरिन में, और मैं काफी बुलिश हूँ पूरी स्पेस पे, नवीन फ्लोरिन पे भी खास करके। तो मुझे लगता है ये डिप जो मिली हुई है, जो वैल्यूएशन पे भी स्टॉक है, यहाँ से आसानी से आपको 20-25% की अपसाइड तो ही है फर्स्ट टर्म, बट जैसे लॉन्ग टर्म इनके प्लान्स हैं, एक्सपेंशन वगैरह है, और जैसा फ्लोरिनेशन में आउटलुक है लॉन्ग टर्म का, अब ये सरकार भी आ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन से रिलेटेड कैपेक्स वगैरह पे भी काफी डिटेल्ड फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है आने वाला समय काफी एक्साइटिंग होना चाहिए, और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगती है मुझे नवीन फ्लोरिन की इन लेवल्स पे। ओके, गाबा सर, टेक्निकली कैसा लग रहा है नवीन फ्लोरिन? एक डिक्लाइन के बाद थोड़ा इसमें रिकवरी है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? लग तो ऐसे ही रहा है, नवीन फ्लोरिन का जो रिकवरी है सस्टेनेबल है। उसका रीजन ये है कि 3000 के आसपास से जो बाउंस मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम पे, वो एक लगा रहा था कि एक बॉटम बना है, उसके बाद एक अप मूव मिला 2 महीने का, फिर एक 3 महीने का करीब साइडवेज मूव मिला है। तो स्ट्रक्चरली देखें तो जगह तो बहुत अच्छी है यहाँ से ऊपर जाने की। हाँ, आप ट्रेड कर रहे हैं 3324 पर, स्टॉप लगाना पड़ेगा 3225 का, बस ज्यादा नहीं। नवीन फ्लोरिन पे लगता है नियर टर्म पे जो एक नियर टर्म टारगेट है वो करीब 3525 के है, और एक बार वहां चला जाए तो फिर मेरे ख्याल से फिर 4000 का जोन भी खुल जाता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो सेटअप तो सही है, जस्ट रिस्क की बात है, और कंट्रोल रिस्क ले तो लेना चाहिए नवीन फ्लोरिन का। यस, ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, शरद जी से उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का, या स्टॉक आइडिया? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक आप लोग बात कर भी रहे थे, तो मुझे लगता है HDFC बैंक जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, मर्जर की सिनर्जीज वगैरह आने वाले समय में बेनिफिट करेंगी। लगभग 8,000 8,500 ब्रांचेस उनकी ऑलरेडी हैं, सालाना और 1,500 नए ब्रांचेस खुलने की बात कर रहे हैं। सारी सब्सिडियरीज का जो इनपुट आता है उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। एमसी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। मर्ज्ड एंटिटी से उनकी भी जो कैपेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है। प्लस ओवरलैपिंग बिजनेस दोनों बिजनेसेस में कम है, जैसे जैसे वो उस चीज को कैपिटलाइज करते हैं मुझे लगता है नंबर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। और जहाँ तक एसेट क्वालिटी वगैरह का सवाल है, वहाँ कोई ऐसा डिप्रेसिंग मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ भी एसेट क्वालिटी भी इंप्रेसिव ही रहनी चाहिए। और प्लस जैसे अब ये सरकार वगैरह वाला ओवरहैंग जो है वो हमारे पीछे है, अगले 2-3 महीनों में मोस्ट प्रोबेबली बॉन्ड इंफ्लेशन का इफेक्ट हमको ट्रेजरी यील्ड्स में भी दिखने लगेगा, तो ज्यादातर बैंक्स की ट्रेजरीज भी बेटर ऑपरेट करेंगी। प्लस इस बैंक में खास करके ऑपरेशनल मैट्रिसेस में मुझे लगता है हर तिमाही दर तिमाही हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। तो 560-70 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू अगले साल बैंक की हो जानी चाहिए। 3-3.5 का प्राइस टू बुक आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1900-1950 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HDFC बैंक।
HDFC बैंक, और इस बीच अगर PSUs की तेज़ी में ही एक और अगर काउंटर इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहा है 1153.54 पे फ्रेश मूव कंटेनर कॉर्प में, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। सुबह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, जरा एक बार टिक बाय टिक चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा इसका, यहाँ पे यस मूव अच्छा आता हुआ, और ये इंट्राडे ब्रेकआउट है अप्रॉक्सीमेटली 1143 पे 1144 पे ब्रेकआउट आया था 1153 पे। एक बार जरा प्लीज़ शिल्पा जी इसको रीड कीजिएगा। मोमेंटम है 1152 पे, फ्रेश मोमेंटम पिकअप होता हुआ इंट्राडे बेसिस पे। कोई व्यू आपका यहाँ पे मैम? जी बिल्कुल, कॉनकर अगर हम सुबह से ही देखेंगे, ऑफकोर्स सुबह से सारे स्टॉक्स में एक अजीब सा मोमेंटम है, लेकिन कॉनकर जैसा आपने राइटली बोला एक ब्रेकआउट लेवल पे अभी प्ले भी कर रहा है इंट्राडे में। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये जो मूव है ये टुवर्ड्स 1200 1220 डेफिनेटली एक बार एक्सटेंड हो सकता है। तो किसी को अगर फ्यूचर्स में लेना है तो थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रहेगा, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप 1180 का कॉल ऑप्शन ले जो रफली 41-42 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है, ये ज़्यादा वाइबल रहेगा। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 25 का रखिए। ये अगर 1220 तक एक्सटेंड होता है ये मूव, तो ये स्टॉक आपको 65 से 70 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। बिल्कुल, सुबह स्पॉटलाइट में भी था ये वीरू, और आई थिंक क्लियरली PSUs में एक मोमेंटम तो बहुत शानदार है। मीनवाइल एक बार वो नवीन फ्लोरीन को वापस रिविजिट करते हैं, वो स्टॉक वापस अब डे हाई पर आ गया है। तो क्लियरली मार्केट ने तो इसको थम्स अप दिया ही है, एक 5.5% ऊपर इस समय ये ट्रेड आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स पर मेरी नज़र जा रही थी, उसमें एक बार गेल लेकर आइए। अब गेल F&O का टॉप गेनर 13% ऊपर। फ्राइडे को इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम सुनने में आया था कि उन्होंने काफ़ी पूरा का पूरा ब्लॉक उन्होंने ही लिया था, ये नाम सुनने में आया था। और आज खैर ये स्टॉक अब करीब 12-13% ऊपर। शरद जी, कोई व्यू है गेल पर? इन वैल्यूएशन पे मुझे तो लगता है फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा अपसाइड हम लोगों को नजर नहीं आ रही है, और ज्यादातर PSU बास्केट्स में वही है। और जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, मुझे हिसाब से गैस अवेलेबिलिटी का कोई ऐसा इशू है नहीं इंटरनेशनली, जो हमको सिक्योर करना था वो हमने कर लिया है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी कुछ एडिशनल कैपेसिटीज वगैरह अगले 6 महीने साल भर में आने वाली है ऑन स्ट्रीम, तो गैस प्राइसेस वगैरह कंट्रोल में रहनी चाहिए। स्टडी बिजनेस रहना चाहिए मेरे हिसाब से। डिविडेंड यील्ड्स वगैरह अभी भी ठीक ठाक है, पर यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड एप्रिसिएशन के टर्म्स में देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अग्रेसिव कैपेक्स वगैरह है, बट उसको प्ले आउट करने में एटलीस्ट 3 से 4 साल लगने चाहिए। आज सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है तो उसका प्ले आउट है, बट अभी भी मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा बुलिश होने की गुंजाइश तो कम दिखती है। तो संभल के चलने की सलाह यहाँ पर गेल में आती हुई। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर बहुत तगड़ी बढ़त देखने को मिली, एक तो ऑफकोर्स हमने SBI मेंशन किया था, जहां पर वैल्यूएशन के तौर पर ये प्राइस टू बुक 2 गुना ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक को इसने पछाड़ा है। आप कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, यहाँ पर स्पेशली काउंटर्स 52 वीक हाइस पर ट्रेड करते हुए। अनुज, क्या यहाँ पर शॉर्ट्स ज़्यादा थे इसीलिए वो बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं, या फिर एक बहुत फेयर स्क्वायर PSU में आपको अच्छा क्वालिटी का बैंक हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो फटाफट से ले लेना है, वो हुआ है? नहीं, इसमें हजदा आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज आप इनमें डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स थे। इसमें एक चीज़ हुई थी, जो बड़े से बड़े कुछ 4-5 HNI इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते थे, उन्होंने पिछले 3-4 दिन में, और इवन एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड जो तो बहुत बड़े आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में से एक है, जो काफ़ी जाना जाता है PSUs के लिए, पिछले एक हफ्ते में उन्होंने काफ़ी अपनी पोजीशंस लाइट की थी। यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं हुई थी PSU बैंकों में। शॉर्टिंग आई डोंट थिंक किसी की हिम्मत थी शॉर्ट करने की, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हुई थी। बहुत लोगों को ये रिस्क लेना नहीं था, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आगे मैं अब चीज़ बोल रहा हूँ, लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर तो ये एग्जिट पोल खराब आता तो ये स्टॉक 30-40% गिर सकते थे, तो वो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता था। अपसाइड इन स्टॉक में 70-80% की थी। तो जो व्यू था HNIs का वो ये था कि प्रॉफिट बड़ा बनाया उन्होंने, थोड़ा सा बुक कर लिया, अब एग्जिट पोल आगे सब कुछ हो गया, 5-6% महंगा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6% महंगा ले लिया। आज बेसिकली इसमें यही हो रहा है। और मैं एक कोशिश कर रहा था एक देखने की, सपोज इमेजिन करिए कैनरा बैंक जैसा स्टॉक जो कि एक F&O वाला स्टॉक है, उसमें 2 बजे तक हजता 53% की डिलीवरी वॉल्यूम हुई है, मतलब 500 करोड़ की, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में।
आज आप नोटिस करिएगा, आज आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनके सबके आप आज शाम को जब डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल SBI का अभी का डिलीवरी वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, अभी का डिलीवरी वॉल्यूम इसका गेस करिए 2400 करोड़, और अभी तो 1 घंटे से ऊपर की ट्रेड बाकी है। 2400 करोड़ यहाँ हो गया, 500-600 करोड़ कैनरा में हो गया, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 800,000 करोड़ के करीब उसमें होगा। तो आज PSU बैंकों में, सिर्फ PSU बैंकों में आपको 8 से 10,000 करोड़ की कुल मिलाकर डिलीवरी बाइंग दिखाई देगी। तो ये ऑब्वियसली जिन लोगों ने अपना माल छोड़ दिया था वो वापस ले रहे हैं, और ये इस व्यू के साथ ले रहे हैं कि हाँ फ्राइडे को भेजा और आज ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को वो एक रिस्क था, आज वो रिस्क आउट हो गया, तो वो इसके लिए ये बाइंग हो रही है। और यही मेरा एक मानना है, यहाँ से भी बड़ी बाइंग आएगी इन स्टॉक्स में। अब इनफैक्ट इस पर फटाफट से मानस मैं आपका कॉल लेना चाहूंगी। फिर एक ट्रेड के लिहाज से क्या थोड़ा थोड़ा करके आप सब में खरीदारी कर रहे हैं, या फिर SBI, बॉब, कैनरा में एक बेटर ऑप्शन है? तो देखिए, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ट्स पे अभी भी बेहतरीन लग रहा है। ये एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1030 के आसपास के आते हैं, तो यहाँ तो डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरा स्टॉक अगर हम PSU बैंकिंग की बात करें तो कैनरा बैंक पे भी नजर है, क्योंकि कैनरा बैंक ने भी मेरे ख्याल से जो पिछला हाई था उसको ब्रीच किया है। वीकली चार्ट बेहतरीन लगते हैं, पैटर्न को देख लग रहा है कि यहाँ पर करीब 30 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ही पोजीशन बनानी होगी। तो PSU बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक यहाँ पर प्रेफरेंस रहेगी। कैनरा बैंक में अगर आप एक पोजीशन ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 114 का लगाना है, टारगेट 155 के सेट करना है। इस बीच वो कॉनकॉर लेके आई, अभी 1153 पे हमने मार्क किया, स्क्रीन पे 1180 का भाव हो गया, 53 पे गजब मूव दिया शिल्पा जी इसने। वो कॉल लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज एक बार। 53 का 80 हो गया मैम, सिर्फ इस 10 मिनट की डिस्कशन में बुक कर लिया जाए कि एक बार, अगर एक डेटेड पर्सपेक्टिव था। ये इंट्राडे में बहुत अच्छा मूव आया, तो मुझे लगता है कर देना चाहिए। लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है, 1000 का लॉट साइज है, या फिर किसी को ट्रेल करना है तो भी कर सकते हैं, या आपको शायद और 5-6 रुपये का भी अपसाइड दे सकता है, बट देन सेफ्टी के हिसाब से मुझे लगता है बुक करना इट्स वाइज। सेफ्टी के हिसाब से बुक करना ठीक रहेगा। तो ये हो गया कॉनकॉर। चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक्स की बात करते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एग्जिट पोल में एनडीए की भारी जीत से ब्रोकरेज भारत पर बुलिश हो गए हैं। किन थीम्स और सेक्टर्स पर इस समय फोकस है, ये जानने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स की कहानी है वो वीकेंड पे शुरू हुई, और आज सुबह काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का व्यू आया इन एग्जिट पोल्स को लेके। सबसे पहले बात करते हैं जेफरीज की, जिनको लगता है कि यहाँ जो नई सरकार आएगी एनडीए की, फिर से एक बार माहौल स्थिर रहेगा, जिससे प्राइवेट कैपेक्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उनको लगता है प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स उनके सबसे पसंदीदा है, और यहाँ अच्छी वेल्थ देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक कि मिड कैप का सवाल है, उनको लगता है एक छोटा ब्रीदर रहना चाहिए, लेकिन टॉप पिक्स में जैसे कि मैंने पहले कहा, रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ONGC, ACC और श्री सीमेंट जैसे नाम है। तो ये जेफरीज की जो लिस्ट है पूरी वो लार्ज कैप की तरह फोकस है। उसमें काफ़ी सारे PSU नाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन्स पे। मोतीलाल ओसवाल का भी यही मानना है। उनको लगता है कि जो इंडिया का मिनी गोल्डी लॉक मूवमेंट है वो अब खुल चुका है इस इलेक्शन के एग्जिट पोल्स के बाद, और शायद अगर PM मोदी फिर से एक बार विजयी बने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमी के लिए ऑगरवेल करेगा। इनको डोमेस्टिकल सिक्लिकल थीम्स लगती हैं, खास करके फाइनेंशियल, कंजम्पशन, रियल एस्टेट, PSU बैंक्स, जहां यहां से भी तेज़ी बन सकती है। इनफैक्ट लार्ज कैप में उनके आइडियाज़ टॉप पिक्स हैं, ICICI बैंक, SBI, L&T, कोल इंडिया, हिंडाल्को। रियल एस्टेट में उनको अच्छा लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, PNB हाउसिंग, KEI इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स भी मिड कैप में उनको पसंद आ रहे हैं। दूसरे जो ब्रोकरेजेस जिन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दिया, लेकिन उनको लगता है कि मार्केट में यहाँ से भी तेज़ी बनेगी। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें तो NBFC, सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स, प्राइवेट बैंक्स और सीमेंट में वो बुलिश हैं। और नोमुरा को लगता है कि अगर ये सरकार फिर से एक बार आ गई तो FI के फ्लो यहाँ से बढ़ने वाले हैं, घटेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक फर्दर मोमेंटम आपको बनता रहेगा। और केपेक्स थीम और मैन्युफैक्चरिंग इनको लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्मर करने वाले सेक्टर्स बनेंगे। ओके, तो ये सभी वो काउंटर्स और क्लियरली इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी थीम उभर कर आई है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। एक स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहूँगी, इनफैक्ट कुछ देर पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन ONGC भी आज देखिए किस तरह के मूव्स दिखा रहा है, और ये भी कुछ ब्रोकरेजेस के टॉप ट्रेड्स में है शामिल। अमित, 8% के मूव आज स्क्रीन पर, ये लगभग 990 के आसपास कर रहा है कारोबार।
यहाँ से अगला पड़ाव किस तरफ बढ़ रहा है, क्या लेवल्स देख सकते हैं आप? जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है अर्शिता मैम। इनफैक्ट इसमें हमने लास्ट वीक तक एक पुल बैक देखा था, ऑलमोस्ट 50 डेमा तक जा रहा था, लेकिन आज के सत्र में जो स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन देखा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है और कंफर्टेबली अपने 10 डेमा के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके लॉजिकल टारगेट्स अगर पोजिशनली बात करता हूँ तो बनेंगे लगभग 305 टू 310। अगर किसी ने अभी भी पोजीशन बनानी है तो एक 279 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 305 टू 310। जी ये ओएनजीसी पे आपका टेक है। मीनवाइल प्रकाश सर का ट्रेड डिक्सन जरा एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। थोड़े ट्रेड्स जो कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट्स को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो उस पर आ लेते हैं। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे 9907 हो गया। डे हाई की ट्रिजेक्टरी में ये कॉल जब स्क्रीन पे गई थी तो करीब 9877 था, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 30-35 रुपये का स्विंग दे चुका है। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे एक इंडेक्स जो है वो डे हाई टेस्ट करता है, दैट्स निफ्टी रियलिटी। एक बार प्लीज़ देखिए आइएगा, कुछ ट्रेड्स यहाँ से स्पॉट कर लेते हैं। निफ्टी रियलिटी डे हाई पर आके ट्रेड करता है, ये देखिए 56 अंक ऊपर, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करीब 5.5% ऊपर। डीएलएफ बहुत दिनों बाद एक स्विंग जनरेट करता हुआ, नाउ इट्स 864 डे हाई पर। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा क्रिटिकल डे है इस स्टॉक के लिए, इसलिए क्योंकि इसने ऑलमोस्ट अपनी अप्रैल, मई और लगभग जून के इन कुछ सेशंस की जो स्लोपिंग नॉर्मल चैनल है उससे बाहर निकलने के कुछ सिग्नल्स दिए हैं अटेम्प्ट करता हुआ। आपको ये क्या ब्रेकआउट इंट्राडे बेसिस पे सीरियस लग रहा है और क्या ये डेली पे कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल साइन है, क्योंकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में रीगेन हो गए हैं। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 830 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 925 से लेकर 935 की रेंज में ट्रेड आप सेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक जो 880 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 28 रुपए पे वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी डीएलएफ पे क्लियरली आप 880 का कॉल लेकर चलेंगे, वहां पर मौका है तेजी की पोजीशंस बनाने का। एक और अब सेगमेंट पर नजर डालते हैं, वो होटल्स और होटल स्टॉक्स में हमने देखा है क्या बढ़िया परफॉर्मेंस इंडियन होटल, लेमन ट्री, दूसरे इनके पेयर्स में देखने को मिला है। अब वैसे नंबर्स इस क्वार्टर में भी जोरदार रहे हैं, ये पूरा साल इन होटल कंपनियों के लिए बेहतर रहा। तो लेमन ट्री पर अब फोकस करते हैं। कंपनी की चौथी तिमाही में आय करीब 30% बढ़ी तो मुनाफे में 42% तक का इजाफा देखने को मिला। एबिटा ग्रोथ भी करीब 23% रही है। हालांकि मार्जिन्स थोड़े से दबाव में आए, करीब 3% कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ से आगे FY25 में आउटलुक कितना मजबूत है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि केसवानी जुड़ गए हैं। पतंजलि जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। FY24 लार्जली एक बहुत फेवरेबल साल रहा है आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो Q4 की समाप्ति नंबर्स में अच्छे खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके एवरेज रूम रेट Q4 के एंड तक कहां पर आकर खड़ा है, एंड आई एम श्योर इस समय आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि समर सीजन की डिमांड में कितना पिकअप देखने को मिला है, तो कितना डिफरेंशियल Q1 भी ऑफर कर रहा है, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए ये बिजनेस सिक्लिकल बिजनेस है, तो H1 में टिपिकली वो जो रेवेन्यू आप देखेंगे वो करीब 15-20% कम होता है H2 से। अभी अगर आप Q4 देखेंगे, Q4 में आई मीन इन माय व्यू ये शुरुआत है। ये होटल इंडस्ट्री इंडिया में अभी एक कस्प पर है कि वहाँ अभी स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा डिमांड में। जैसे अगर आप चाइना देखें या इंडोनेशिया देखें, जब वो इंडिया के पोजीशन पर थे जीडीपी में, तो अगले 6 साल उसके बाद हर साल 20-22 तक का उनका डिमांड बढ़ते गया। अगर आप पीछे देखेंगे इंडिया में करीब डिमांड ग्रोथ 8-9-10% था हर साल, पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा व्यू है कि वो 15 अभी अगले साल 10-12-15% होगा, फिर अगले साल 20% से ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे इंडिया जीडीपी इस पॉइंट से बढ़ती है, तो जो लोग हैं जो होटल्स को कंज्यूम करते हैं वो बहुत एक्सेलरेटेड पेस में बढ़ते हैं, जैसे चाइना में या इंडोनेशिया में ही। तो मेरा व्यू है कि अभी तो वो विजिबल नहीं है, पर मेरा व्यू है अगले 2-3 साल में ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट डिमांड में
होटल सेक्टर को बहुत बढ़ाएगा। गुड आफ्टरनून। तो क्या ये जो पिछले साल हमने नंबर्स देखे हैं सभी होटल कंपनीज के, सिर्फ आपके ही नहीं और आपके भी काफ़ी शानदार रहे हैं, ये क्या एक टीज़र है आगे? अब क्या यही ग्रोथ रेट रहेगी? क्योंकि कई कंपनियों के केसेस में हमने ये देखा कि जो ईयरली प्रॉफिट और ईयरली रेवेन्यू हुआ करता था, अब वो क्वार्टरली प्रॉफिट और रेवेन्यू होने लगा है। करेक्ट। तो अनुज, ऐसी बात है कि जो आप देख रहे हो वो टीजर है, क्योंकि डिमांड जो है, अभी आप देखिए एयरलाइन सेक्टर में डिमांड कितना बढ़ रहा है। एयरलाइन सेक्टर होटल सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है। अगर मोर एंड मोर इंडियंस ट्रैवल करना ऑन 2 लेन हाईवेज, एसयूवी सेल्स, आप देखिए नंबर ऑफ नए एयरपोर्ट जो आ रहे हैं, आप देखिए नंबर ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट जो ऑर्डर हुए हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा है कि ये सब डिमांड इंडिकेटर्स हैं ट्रैवल के लिए और स्टे के लिए। तो मेरा व्यू है कि अगले 2-3 साल में जब एयरपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, रनवेज भी बढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट भी बढ़ेंगे, ये सब अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको विदाउट डाउट होटल डिमांड बहुत बढ़ेगा। सर, ये पासिंग क्वार्टर में आपका एग्जैक्टली जो ऑक्यूपेंसी रेट रहा वो 72% रहा, जिसके चलते आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम था करीब 4754 रुपये था। सर, करंट क्वार्टर में जो रनिंग क्वार्टर है उसमें इस वक्त स्थिति कैसी, ऑक्यूपेंसी कैसी जा रही है, स्पेशली दिस आई थिंक जो हॉलीडे सीजन है उसमें? सर, मैं गाइडेंस नहीं देना चाहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप Q4 देखेंगे तो हमने एक नई कंपनी खरीदी थी कोविड के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो वो लो ऑक्यूपेंसी कर रही है। उसका ब्रांड है कीज। लेमन ट्री कीज के बिना 75% के नॉर्थ था Q4 में। अभी अगर आप Q1 देखेंगे तो टिपिकली 10-15% ऑक्यूपेंसी कम होती है। तो हमारे लेमन ट्री के लिए मैंने देखा है कि फर्स्ट 2 months ऑफ Q1 we are actually doing much better than we thought. और अभी और दिस इज इन स्पाइट ऑफ इलेक्शन, इन स्पाइट ऑफ हीट वेव। तो मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। मई में थोड़ा स्लो डाउन हुआ इसी कारण, पर Q1 विल बी ऑक्यूपेंसी वाइज मार्जिनली लेस देन Q4. मार्जिनली लेस देन। सर, बाय ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंत तक आते आते एग्जैक्ट नंबर ऑफ होटल्स, और जो आपने लास्ट टाइम आई थिंक मुझे कमेंट्री दी थी उसके मुताबिक अवेलेबल रूम्स करीब 11,000 के आसपास होंगे। मेरा व्यू है 11 नहीं, 11 तो मिनिमम है। देखिए, जो होटल अभी हम खोल रहे हैं वो हमारे नहीं है, वो थर्ड पार्टी ओनर्स के हैं जो हम ब्रांड करके मैनेज करते हैं। तो कभी कभी उनकी होटल डिले हो जाते हैं बहुत कारण के, और मेरा व्यू है कि 11,500 तो कम से कम होना ही चाहिए, और अगर सब एज पर प्लान जाए तो हो सकता है 12,000 कमरे, और 4-5 हजार हमारे पाइपलाइन में। मिस्टर केसवानी, अगर एक अंदाजा दे सके, इसमें आपका आई थिंक Q4 के अंत तक 1800 करोड़ के आसपास का डेट था, तो आपने पिछली बारी भी कहा था यहाँ से आगे डेट कुछ कम करने की कोशिश होगी। कितना कम करने का प्रयास होगा FY25 में? कम से कम 200-300 करोड़। पर मेरा व्यू था कि हम हर साल, इस साल भी करीब 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, आई मीन ओपेक्स कर रहे हैं रेनोवेशन में। पर अगर आप अगले 4 साल देखो, और जैसे हम अभी हमारी परफॉर्मेंस अभी है, तो 4 साल में 1800 करोड़ तो हम पे ऑफ कर देंगे। पर अगर हम अब हमें एक जॉइंट वेंचर है जहां करीब 4,000 कमरे हैं जो हम 60% ओन करते हैं, और एक डच पेंशन फंड 40% ओन करता है, तो दैट इज अ सेपरेट कंपनी। अगर हम उसको लिस्ट करें, क्योंकि उसमें करीब 1500 करोड़ का डेट है इस 1800 करोड़ में से, अगर हम अगले साल उसको लिस्ट करें यहाँ उसके आगे, तो वो डेट इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपने उस पर काम शुरू कर दिया है, अज्यूमिंग सिंस यू आर मेंशनिंग इट? नहीं, मैंने कहा है, मैं तो आपको जैसे मैंने पब्लिकली कहा है कि ये एक ऑप्शन है, और हम इसको क्लोजली इवैल्यूएट करें।
अच्छा, एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपकी अब पाइपलाइन और मजबूत होगी FY25 में, किन ज्योग्राफीज में लार्जली आप एक्सपैंड करने वाले हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले साल हमने देखा था स्पिरिचुअल टूरिज्म हैड पिक्ड अप और उन बकेट्स में, उन एरियाज में काफी ज्यादा और रूम्स और होटल्स बिल्ड करने की बात हुई थी, क्या वहीं पर आप लोगों का भी फोकस रहने वाला है? रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस में हमें काफी ऑलरेडी प्रेजेंस है। अभी हम अगले 2-3 महीने में एक अयोध्या में एक होटल साइन कर रहे हैं 200 कमरे का। हम वाराणसी या काशी में भी जा रहे हैं। पर अगर आप देखोगे हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। इस देश में तकरीबन 150 सिटीज हैं जहां 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, और वो सिटीज में आप ओवरले कीजिए कहाँ एयरपोर्ट्स हैं और कहाँ एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये 150 सिटीज में हमें प्रेजेंस चाहिए। बेसिकली हम चाहते हैं कि इंडियन कस्टमर के लिए जो 90% से ज्यादा हमारे कस्टमर्स हैं, उनमें उनको हम पूरे हिंदुस्तान में चॉइस देना चाहते हैं, किसी कारण के लिए, बिजनेस के लिए, लेजर के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, किसी कारण। तो मैं सोचता हूँ अगले 3 साल में हम या 4 साल में हम ये 150 सिटीज में पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पतंजलि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेमन ट्री होटल्स अच्छा मोमेंटम होटल स्टॉक्स में। मीनवाइल वो डिक्सन टेक की वो कॉल देख रहा था मैं, उसमें एक अच्छा मोमेंटम आया, तो 10,000 की कॉल जो थी उसकी वो उसमें, और इवन स्टॉक भी इस समय डे हाई पर। लेकिन बात हो रही थी यहाँ पर लेमन ट्री की। शरद जी, होटल स्टॉक्स में कोई व्यू आपका और कोई प्रेफर्ड पिक? ये देखिए, जनरली मुझे लगता है जिस टाइप की मैनिफेस्टो में भी इनके बात की गई थी कि जो टूरिज्म है उसको काफी बढ़ावा दिया जाएगा, खास करके ये जो मंदिर वगैरह वाले एरियाज हैं वहां पे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में उस पर भी फोकस रहेगा और वो टूरिज्म काफी बढ़ेगा। और जैसा अभी लेमन ट्री की मैनेजमेंट भी बोल रही थी, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एडिशनल स्पेंड उस एरिया में बढ़ना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव लगता है। वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से बाकी सारे स्टॉक्स तो लगभग अपने मीन वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है सबसे सस्ता स्टॉक शायद रॉयल ऑर्चिड होटल्स ही है और एग्रेसिव एक्सपेंशन भी है उनका। तो अगर मुझे एक स्टॉक बेट करना हो तो मुझे लगता है रॉयल ऑर्चिड होटल्स एक बढ़िया बेट होगी। रॉयल ऑर्चिड होटल आपका प्रेफर्ड होटल स्टॉक है। मीनवेल रिलायंस एट डे हाई 3019 का स्तर यहाँ पे मानस ने भी ट्रेड पिक किया था, 3000 की कॉल भी पिक की थी। और एक स्टॉक में आई थिंक क्योंकि ऑयल गैस स्पेस में अंडर द लीडरशिप ऑफ रिलायंस इस वक्त स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मतलब मोमेंटम है। बाकी अगर आप देखें स्टॉक सुबह से काफ़ी अच्छे खासे मूव दे रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूँ पेट्रोनेट को। एक बात है इस स्टॉक में, इस वक्त ये अपनी 17 मई 18 और 19 तारीख की जो स्विंग हाई थी उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करता हुआ। अमित जी, प्लेसमेंट अच्छी है, 315 का भाव मेरे स्क्रीन पे, आपको कैसा लग रहा है ये अभी भी इस वक्त एक डे ट्रेड के लिए? ऑल उस समय का काफ़ी अभाव है, बट स्विंग मिल सकता है क्या अभी यहाँ से लेके और थोड़ा सा इसमें? जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली मिल सकता है। यहाँ पे भी फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है, लोअर शैडो कैंडल की काफी अच्छी है, स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स स्पेशली आर्ली चार्ट्स पे पॉजिटिव है। अगर किसी ने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना है तो एक छोटा सा 1% या 1.5% 311-12 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 320 322 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सॉरी साहिदा, एक बस बैंक निफ्टी देखना चाह रहा था मैं एक बार। क्या एक थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है ये 51,000 क्रॉस करने का? थोड़ा सा मूव वापस स्टार्ट हुआ है लोअर लेवल से, लेकिन इस पर नज़र रहेगी बैंक निफ्टी पर। और उसके अलावा हम बात कर रहे थे लेमन ट्री से, इंडियन होटल चलने लग गया एक्चुअली, वो स्टॉक अब डे हाई पर आ गया 3.5%। इंडियन होटल अनुज, मैंने जब वो सुबह में ब्रोकरेजेस देख रहे थे तो एक दो लोगों के अभी भी लिस्ट पर है, ये स्टॉक एक कंप्लीट आउट परफॉर्मर है, उसके बावजूद इन वैल्यूएशंस पर इस प्राइस पर लोग कह रहे हैं टॉप पिक्स में इसको रखें। एक चीज बताऊं, जब मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई, मैं बोलने वाला था जब वो पतंजलि जी से हमारी बात हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि जो टूर एंड टूरिज्म सेक्टर है, मैंने अभी जब सैटरडे को वापस आया तो मैंने एक रील बनाई थी। सैटरडे को मैं अपना दिल्ली से मुंबई जब वापस आ रहा था तो हजता लाउंज में एंट्री करने के लिए वहाँ पर, और 2 लाउंज है और दोनों लाउंजेस में एंट्री करने के लिए 20-20 लोगों की लाइन थी। और एक बार आप लाउंज के अंदर अगर घुस गए ना, आपको लगेगा बाहर बेटर था।
मतलब बाहर चला जाता हूँ वहाँ भले ही कुछ ना कुछ। लॉकडाउन में तो कभी-कभी आपको जगह बैठने के लिए मिले उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये इस समय टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर अलग नेक्स्ट लेवल पर है वो, और यही आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये जो स्टॉक्स हैं ये सब रैली कर रहे हैं। सारे के सारे GMR, इंडिगो, इंडियन होटल्स, थॉमस कुक, सारे कोई भी ट्रैवल स्टॉक उठा के देख लीजिए, सब ने शानदार रिटर्न्स दिए। ये एक आउट परफॉर्मेंस का क्लियर, ये एक विनिंग थीम रही है मेरे ख्याल में। FY25 के लिए भी चलनी चाहिए जिस तरह की डिमांड बनती दिखाई दी है। अच्छा, कविता जैन हमारे साथ जुड़ गई। कविता, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे के लिए क्या है? कविता जी नहीं, कविता जी ने भी इस समय आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरी नज़र इस बीच ना PI इंडस्ट्रीज पर जा रही थी, क्योंकि अब गेल ऑफ कोर्स देखिए वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल है, 5% तक का इजाफा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से दूसरे नंबर पर PI इंडस्ट्री है। करीब 14% का OI एडिशन यहाँ पर इसने जोड़ लिया है और स्टॉक करीब 3684 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस पर पहले मैं एक राय लेना चाहती हूँ। नीलेश जैन, आपकी अगर नजर गई हो PI इंडस्ट्रीज पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव इस पर आ खड़ा हुआ है काउंटर, फिर तगड़ा मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पोजीशंस लौटने लगी हैं। बिल्कुल ठीक कहा सीधा जी आपने। OI एडिशन काफी अच्छा हुआ है, लगभग 14% फ्रेश OI एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और पिछले लगभग 6-8 दिनों की गिरावट के बाद इस प्रकार का एक रिवर्सल कैंडल इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 3700 से 3750 ऑन इमीडिएट बेसिस पे हमें देखने को मिल सकते हैं, और थोड़ी सी पोजीशन बेसिस पे 3850 तक की ओर भी ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। करंट लेवल पर अगर लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं तो 3600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं फॉर 3750 एंड 3800 टारगेट। ओके, अच्छा कविता जी से सेट हुआ क्या मामला, ऑडियो सेट? ओके कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो इस समय? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। सो स्टॉक जो रडार पर है वो है DLF में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 874 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 890, 900 के प्राइस टारगेट के लिए DLF पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 862 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है, और यहाँ पर 11725 क्रॉस हुआ। अब फाइनली 11725 पर काफ़ी यहाँ पर कॉल राइटिंग थी, ये थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है इस लेवल को। देखते हैं खैर इसको अब क्रॉस करते हैं नहीं, लेकिन मिड कैप्स में भी खैर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। ये ध्यान रखिएगा 25 स्टॉक्स का एक सेलेक्ट इंडेक्स है विद इन मिड कैप्स, तो इसके लिए जो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है वो काफ़ी इसमें शार्प मूव्स आते हैं और काफ़ी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसमें नॉर्मली मूव्स आते हैं। चलिए 4 का चौका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद मानस के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद अवस्थी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मेरा ध्यान भी पेट्रोनेट पे है। सस्ता ऑप्शन में पेट्रोनेट पे ही मेरा ध्यान है। यहाँ पे मुझे लगता है 325 एक इमीडिएट टारगेट है, इसके ऊपर ये 340 के लिए भी एक अटेम्प्ट ले सकता है। तो 320 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 11.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें 8 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 15 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 19 से लेकर 24 तक के भी टारगेट आते हुए मिलेंगे। पेट्रोनेट का ट्रेड शिल्पा जी का अभी मैंने डिस्कस किया था, ये अभी अमित जी के साथ लगभग 315 पे 315.70 आ चुका है ये डी हाई पर। मानस का FNO सुपरस्टार पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए वीरेंद्र जी, इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, और लास्ट सेशन में भी हमने काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखे थे स्टॉक में। आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आपको अगर पोजीशन बेसिस बात करें तो शायद 420 से 430 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से इसके फ्यूचर में अभी खरीदारी करनी चाहिए। 371 के प्राइस चल रहे हैं इसके फ्यूचर में, 359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 390 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 370 वाला कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल पे रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को दिया है। 370 पर खरीदारी करके चले, 390 तक के टारगेट्स के लिए ये एक मौका अच्छा है इंडस टावर। चलिए अब कविता जी के पास लौटते हैं। चार्ट का चमत्कार बताइए, आपने क्या निकाला हमारे लिए?
सो चार्ट का चमत्कार एक स्विंग ट्रेड की तरह होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी 679 के लेवल पर है। वंस ये काउंटर 680 के ऊपर सस्टेन होता है 80-81 के, तो मुझे लगता है 730-740 के प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट कंडीशन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 669 का। ओके, तो ये हो गया कविता जी का पिक LIC हाउसिंग फाइनेंस चार्ट का चमत्कार में। शरद जी, मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंपनी फैन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार है। 70% रेवेन्यू यहाँ से आता है। एक नया प्लांट उन्होंने हैदराबाद में चालू किया है, जिससे लगभग उनकी फैंस की कैपेसिटी डबल हो जाती है। और नए प्रोडक्ट्स में जैसे जैसे वो लॉन्च कर रहे हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में लॉन्चेस कर रहे हैं लाइट्स वगैरह में, वहाँ भी कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये कैपेक्स के बाद और एग्जिस्टिंग जो डिमांड सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। प्लस इसके एडिशन में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज्यादातर बहुत सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इनके रहते हैं, तो वहां पे भी मुझे लगता है आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि रुपये में अप्रिशिएशन देखने मिलना चाहिए हमें लगातार। तो एक्सटर्नल टेलविंड वो उनके लिए पॉजिटिव है। प्लस डिमांड साइड पे पुल अच्छा रहना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स प्रीमियम साइड पे कंपनी ऐड कर रही है, जिसका फायदा मार्जिन में भी दिखना चाहिए। अगर 10-11% के आसपास की मार्जिन तक भी क्लॉ बैक करते हैं और ये ग्रोथ कैपिटलाइज करते हैं, तो हमें लगता है अगले साल कंपनी आसानी से 9 से 10 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी। 35-40 रुपए के आसपास के मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है 350 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मीनवाइल रिलायंस अब 3000 के ऊपर 6% ऊपर इस समय रिलायंस, और ये अब इस समय ऑल टाइम हाई पर, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में। चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी ने पेट्रोनेट LNG का कॉल ऑप्शन लिया। 320 का एक कॉल ऑप्शन आपको लेना है। 8 रुपये के स्टॉप लॉस, 15, 19 और 24 रुपये के टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर। मानस की पिक इस समय है इंडस टावर फ्यूचर्स में 359 का स्टॉप, 390 के टारगेट। कविता जी ने पिक किया LIC हाउसिंग फाइनेंस चार्ट का चमत्कार में, यहाँ पर 740 के टारगेट, 669 का स्टॉप लॉस। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो पंखे बनाने वाली कंपनी है बेसिकली, वो हो गई पिक इस समय शरद जी की। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है शेयर मार्केट के कई प्रमोटर्स हैं जिनका किसी न किसी पार्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कौन से हैं वो प्रमोटर्स और कौन कौन सी कंपनियों के साथ है वो कनेक्शन? यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, बताइए। गुड आफ्टरनून। और देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको दिखेंगे जो या तो MLA हैं या तो MPs हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, और लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कौन से जो प्रमोटर्स हैं और कौन सी हस्तियां हैं जिनके नाम बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। सबसे पहले अमर राजा बैटरीज के प्रमोटर जयदेव गला, और ये TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर वो MP भी थे, इस टाइम उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हाँ, चंद्रबाबू के करीबी माने जाते हैं जयदेव। ये एक स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिखा रहा है। लास्ट 3 महीने में 50% ऊपर है। नवीन जिंदल, आपको पता ही है, इन्होंने कांग्रेस से BJP में स्विच किया। कुरुक्षेत्र से ये इस बार चुनाव भी लड़े। और JSPL, ये स्टॉक आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट एक विक्ट्री जो है वो फैक्टर इन कर रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा डेवलपर्स, मंगल प्रभात लोधा, BJP के साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में वो MLA हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की, तो कलानिधि मारन, सन TV हमको पता ही है, DMK के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद राजीव चंद्रशेखर, देखिए इनकी प्राइवेट इक्विटी जो कंपनी है वो एक्सिस केड कंपनी की प्रमोटर है, और एक्सिस केड्स को पिछले दिनों काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी डिफेंस सेक्टर से मिले हैं। तो ये भी स्टॉक फोकस में आप रखिए आपके रडार पे। ये चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार। नारा लोकेश, ये भी हेरिटेज फूड्स के साथ जुड़े हुए हैं। TDP की ये सांसद रह चुके हैं। तो नारा लोकेश, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि ये BJP की एलाई है। पराग शाह, ये घाटकोपर से BJP के MLA हैं। लिस्टेड कंपनी मैन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक रियल एस्टेट का कारोबार करती है मुंबई में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी डेम्पो, ये गोवा कार्बन्स का जुड़ी हुई हैं और BJP में ये मेंबर हैं। इसके अलावा अगर दूसरे भी नाम जल्दी से हम लोग फ्लिप करें तो आपको दिखाई पड़ेंगे। इस बार की सुपरस्टार जो हैदराबाद से लड़ रही हैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी के सामने, BJP की जो MP की टिकट इनको मिली है वो माधवी लता है। विरिंची के साथ ये जुड़ी हुई हैं, इनकी प्रमोटर हैं, और ये एक हॉस्पिटल चेन है हैदराबाद में,
जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जेनेसिस, इनको बहुत सारी 3D मैपिंग के ऑर्डर्स मिले हुए हैं और शाजिया इल्मी के हस्बैंड ये कंपनी चलाते हैं। शाजिया बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनको रेडार पर रखना है। और इसके अलावा कैफ़े कॉफ़ी डे के हेगड़े, मालविका हेगड़े भी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर देखिए प्रसाद लाड, ये क्रिस्टल इंटीग्रेटेड जो एयरपोर्ट्स पे आप सिक्योरिटी देखते हैं क्रिस्टल की, बीजेपी के एमएलसी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। एनसीपी से इन्होंने बीजेपी में रिसेंटली स्विच किया। तो ये सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं जिनका एफिलिएशन कोई लिस्टेड कंपनी के साथ है। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर वैसे भी कल आएंगे जैसे जैसे इन सभी की तकदीर का ताला खुलता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक काम करते हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है 1823 अंकों 27 अंकों का इजाफा निफ्टी बैंक में और निफ्टी भी 710 पॉइंट ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे, फिर हमारे साथ हमारे नए जानकार भी जुड़ेंगे। विकास खेमानी को जोड़ेंगे मार्केट बिग वॉइस में ब्रेक के बाद। इस समय मार्केट में मोमेंटम शानदार है। निफ्टी अभी भी 700 पॉइंट के गेंस कैरी कर रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन की एक बार लाइन आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब वो उतनी शानदार नहीं रही जितनी सुबह थी, लेकिन खैर ये सब चीज़ें होंगी मार्केट में क्योंकि आज काफ़ी कुछ फोकस शायद लार्ज कैप्स पर है लोगों का। एक बार एनटीपीसी लेकर आइए ज़रा। एनटीपीसी इस समय अब डे हाई पर, और एनटीपीसी में भी आज आई थिंक सुबह भी हमने बात की थी स्टॉक के बारे में, लेकिन अब करीब करीब 0.9% के गेंस यहाँ पर। अमित सेठ, आपका कोई व्यू एनटीपीसी पर? काफी स्ट्रॉन्ग गेन है। स्टॉक पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका जो लगभग ब्रेकआउट आया है 380 के लेवल्स पे, और वॉल्यूम्स देखे तो पिछले लगभग 15-20 दिन में इतने हाई वॉल्यूम्स नहीं देखे हैं। तो किसी ने अगर पोजीशन थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया चेस करने के लिए, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे फॉर टारगेट्स ऑफ 410 415। तो ये हो गई बात एनटीपीसी की। अब मार्केट की बात करते हैं। एग्जिट पोल ने एक चीज़ कही है कि प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार की वापसी हो रही है, और फाइनल नंबर आने से पहले ही आज हमने नया ऑल टाइम हाई बना दिया। क्या कुछ जगह बची अब कल के लिए और आगे के लिए? खैर यहाँ बात नियर टर्म की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अब अगले 5 साल के लिए, प्रोवाइडेड अगेन कल के जो नंबर्स हैं वो मैच करें एग्जिट पोल के नंबर्स के साथ। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 2.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, काफ़ी सालों तक ईडलवाइस में रहे और उसके बाद खुद का फंड इन्होंने लॉन्च किया और काफ़ी सक्सेसफुल फंड, और जो जिसने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया। और गुड आफ्टरनून विकास जी। शायद कितना आपका ईएम कितना 5,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है शायद मेरे ख्याल से इस समय। मैंने जब 7,000 करोड़। हाँ, तो ये बताइए कि अब एक मार्केट को आज थोड़ी क्लैरिटी मिल गई और बाकी की क्लैरिटी कल मिल जाएगी, तो क्या यहाँ से डबल डाउन किया जाए इस मार्केट पर इन लेवल्स पर, या बहुत कुछ डिस्काउंटेड है इस समय? अनुज, बिल्कुल आपका इस पे निर्भर करेगा कि आप किस समय और टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा हमने कुछ पिछले समय में बात की है कि हम इंडिया के एक वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएशन साइकिल से गुजर रहे हैं। नाउ जो आज का जो वर्डिक्ट आया, ये कंटिन्यूटी का वर्डिक्ट है, और ये ओनली इसको फर्दर करता है, हेल्प करता है, क्योंकि जो पिछले 10 साल में जो मूलभूत कार्य हुए हैं, जिन्होंने इकोनॉमी के फाउंडेशन वर्क किए हैं, अभी उसके ऊपर एक सुंदर इमारत बनाने का समय आया है। तो मैं मानता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक विजन दिया है कि बाय 2047 इंडिया विल बिकम डेवलप्ड नेशन, इट मीन्स हमारी जो जीडीपी है 29-30 ट्रिलियन डॉलर की, पर कैपिटा इनकम $18,000 की, तो ये सब इतनी बड़ी जो चीजें होंगी, इसका सबसे बड़ा फायदा अगले आने वाले 10-12 सालों में होने वाला है, क्योंकि पहला जो एक्सेलरेटेड फेज होता है वहां पे बड़ा पैसा बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका उस तरह का टाइम होराइजन है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमने देखा है, चलता रहेगा और हमेशा होता रहा है और होते रहेगा। कि भाई कल ये भी हो सकता है मार्केट 2-4-5% वापस करेक्शन आ जाए, कोई भी कारणों से आ सकता है। कल का एक इवेंट होने के बाद में मार्केट विल बी बैक टू नॉर्मल, यूजुअल हम लोग फंडामेंटल की बात करने लग जाएंगे, लिक्विडिटी की बात करने लग जाएंगे, सो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वैसे ही इसको देखना चाहिए, नॉर्मल हो जाएगा। चलिए विकास, आपने बहुत बड़ी बेट ली हुई है मैन्युफैक्चरिंग पर। आई थिंक यू आर अमंग द फर्स्ट टू गेट इन इस थीम में। क्या ये थीम यहाँ से आगे आप ऐड करेंगे इस थीम में? देखिए, हमारी जो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है,
वो करीबन 550-600 बिलियन डॉलर है। ये जो नंबर है करीबन 8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा बाय द टाइम अमृतकाल एंड्स। मतलब आप ऑलमोस्ट इसमें इतनी 15-16 गुना की टोटल एट अ जीडीपी लेवल वृद्धि देखेंगे। तो जब-जब इस तरह की ग्रोथ साइकिल आती है तो उसमें बहुत बड़ा अलग-अलग सेगमेंट में पैसे बनते हैं। जैसे कि आईटी के अंदर मिड 90s में चालू हुआ था। वो एक आप आज तक इतनी बड़ी साइकिल हमारे साथ चल रही है। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इसको आप बहुत छोटे नज़रिए से या छोटे शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। हाँ, कोई भी बड़े थीम में अप उतार-चढ़ाव, तेजी-मंदी तो होती रही है और होती रहेगी, आगे भी रहेगी। जैसे आईटी कोई वन वे नहीं चला है, कितने सारे हमने उतार-चढ़ाव देखे हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी हो। बस यहाँ से विकास जी एग्जैक्टली यहाँ से आगे बैंकों पर आपका व्यू क्या है? आज देखिए एसबीआई ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। आज कैनरा बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हमने इस बार जब Q4 के नंबर्स देखे तो एसबीआई के नंबर्स देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, सारे पीएसयू बैंक्स के एसेट क्वालिटी में काफ़ी फर्दर इंप्रूवमेंट। अगला फेज भी क्या पीएसयू बैंक्स डोमिनेट करेंगे, जिस पर आपने बीते 2-3 साल में काफ़ी फोकस किया है? पीएसयू बैंक्स में एक अंडर वैल्यूएशन का जो दौर था वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। और जो एक रिकवरी का दौर था वो काफ़ी हद तक आई थिंक मेरे को लगता है प्ले आउट हो चुका है। अभी आने वाले समय में मुझे लगता है इस पे डिपेंड करेगा कि ये सेक्टर किस तरह से ग्रोथ करता है। जो जहाँ तक कि बैंकों की बात है, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे ग्रोथ की फेज़ से गुज़रेगा। पीएसयू बैंक्स में हमें अभी भी और पूरा विश्वास है कि ये यहाँ से ग्रोथ वगैरह डिलीवर करके अगले 2-3 साल की साइकिल तो ठीक लगती है। उसके बाद में रियली देखना पड़ेगा कि इनमें और कितने एफिशिएंसी लेवल के चेंजेस आते हैं। बट अभी तक तो मुझे कोई इसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं लगती है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में अभी मुझे लगता है आज जिस हिसाब से शेयर चले हैं, एक थोड़ा-सा अच्छा चढ़ाव आ गया है। पर आप अगेन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं लग रही है। विकास, गुड आफ्टरनून। वीरू ने इनफैक्ट पीएसयू बैंकों की बात छेड़ी, तो मैं आपसे लार्जली पीएसयूज और डिफेंस कंपनी और रेलवेज, क्योंकि ये दो बड़ी थीम्स हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चली हैं और सबसे महंगे वैल्यूएशन के स्टॉक्स इन्हीं पॉकेट्स में, स्पेशली डिफेंस में, आपको इस समय मिलते भी हैं। अगले 5 सालों में रफली किस तरह की अर्निंग्स ये कंपनियां डिलीवर कर पाएंगी टू जस्टिफाई दोज वैल्यूएशंस, और क्या ये एक थीम है जो ज्यादा पैसा बनाकर कमाकर दे सकती है आने वाले 5 सालों में भी? रेलवेज ऐसे जो थीम है जो आई थिंक मुझे लगता है थोड़े से ओवर एक्सटेंड हो चुके हैं। इनमें जो कंपनीज की वैल्यूएशंस हैं वो काफी एक्सटेंड हो चुकी है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। कोई भी थीमेटिक सेक्टर कितना भी अच्छा हो, वन वे कभी भी कोई तेजी नहीं आती है। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन होने का, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा केयरफुल रह के इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आप लेकिन प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर जो पोजीशंस है होल्ड करेंगे और नई खरीदारी नहीं करेंगे? नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा सा सावधान रहूंगा। आई थिंक जो अगर आपने कोई अच्छे भाव में लेके अगर है तो उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा तो आप उसको स्टैंड कर सकते हैं। और जो थीम है लंबे दौर की थीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह के जो सेगमेंट आते हैं तो हर कंपनी अपने आप को उस सेगमेंट में जाकर पोजीशन करने लग जाती है। तो आपको अच्छी और बुरी क्वालिटी की कंपनी को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आई मीन ये इवेंट ऑलमोस्ट कल अगर आप देखें क्लोज हो जाएगा, हमें एक क्लियर विजन मिल जाएगा अगले 5 साल के लिए। इंडियन मार्केट्स का आगे सबसे बड़ा चैलेंज रहा है विकास जी पिछले कुछ महीनों में एफआईएस की सेलिंग और एक इंटेंस सेलिंग, और आई थिंक आज की तेज़ी के पीछे भी एक बड़ा आई थिंक कारण उनकी शॉर्ट कवर है। एक चाइना के मार्केट से हमारी तुलना हुई, वहाँ काफ़ी विदेशी पैसा भी गया। इस पर आपका मत क्या है कि अब आई थिंक इस पॉलिटिकल रिजल्ट्स के बाद फाइनली क्या थोड़ा सा एफआईएस का पैसा भी भारत की तरफ आएगा? इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है एफआई का फ्लो थोड़ा इस इवेंट से थोड़ा शायद फर्क पड़ सकता है, पर ज्यादा इस बात से लिंक्ड है कि फेड की रेट साइकिल कब रिवर्स होगी। तो अगर फेड की रेट साइकिल समय पहले इस साल में एक्सपेक्टेड थी, अभी थोड़ी डिले हो गई है, तो मेरे को लगता है अगर वो और समय सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट बिगिनिंग तो हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा लिंक्ड है और थोड़ा सा एक फ्लो चाइना की तरफ भी गए, क्योंकि चाइना काफी अंडर वैल्यूड है और एक थोड़ा सा पॉपअप ट्रेड वहाँ पे एफआईएस खेल रहे हैं। तो उन दोनों का शायद शॉर्ट टर्म में इफेक्ट पड़ा है। पर मेरा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में एफआई से अनप्रेसिडेंटेड फ्लोज आएंगे,
क्योंकि जैसे उसका खाली रेट साइकिल से शुरुआत होने की देर है, वो जैसे होगा हमको काफ़ी काफ़ी पैसे देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात ये है कि वो जब सेल कर रहे हैं तो भी हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जब दोनों साथ में आएँगे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली कई बार आप थोड़े स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स लेते हैं, केमिकल्स या कोई और थीम है जहाँ पर इस समय मौके बन रहे हैं, कंसिडरिंग कुछ ही स्पेसेस हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर नहीं है? जी, हर सेगमेंट में मैं जनरली मानता हूँ कि जहाँ पे थोड़ी-सी मार्केट का ध्यान नहीं हो, मार्केट ध्यान नहीं दे रहा हो, वहाँ पे थोड़ा-सा अगर आपको लॉन्ग टर्म उसकी अपॉर्च्युनिटी में विश्वास है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अ केमिकल्स इज़ सेगमेंट जहाँ पे काफ़ी लोग बेच के निकल चुके हैं। उनको लगता है कि शायद इसमें अभी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल जैसे सेगमेंट में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। और पिछले 1 डेढ़ 2 साल से कंसोलिडेट भी हो रहा है, करेक्ट भी हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्च्युनिटी कहीं नहीं गई है। खाली शॉर्ट टर्म थोड़े टेक्निकल करेक्शंस हुए थे। तो उसमें देखा जा सकता है, उसमें कोई हमने तो काफ़ी केमिकल्स में अभी ऐड किया है। अच्छा विकास, अब आजकल सभी लोग ये मॉनसून की चाल और ऑफ कोर्स Q4 की कमेंट्री के बाद भारत की कंजम्पशन थीम को लेकर काफी बुलिश हो गए हैं। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि ज्यादा आप लोगों ने उधर एक्सपोजर नहीं लिया है। तब और अब तक जो कमेंट्री आई है, जो मॉनसून का ऑनसेट का डेटा अब दिखने लगा है, क्या इस स्पेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे, चाहे वो FMCG कंपनियां हो या फिर दूसरे कंजम्पशन ड्रिवन काउंटर्स? जी, हर्षदा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमने पिछले 5 सालों में कोई भी कंज्यूमर स्टॉक नहीं खरीदा एक्सेप्ट 1 और 2, क्योंकि हमें लगता था कि रिस्क रिवॉर्ड फ़ेवर में नहीं था, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेस्ड थे, ग्रोथ का माहौल नहीं था। पर हमें लगता है हमें पिछले इस पिछले 2-3 4 महीनों में हमने काफ़ी कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं। हमें लगता है अभी थोड़ा-सा वहाँ पे माहौल चेंज हो रहा है और अभी क्या कंजम्पशन स्टॉक्स काफ़ी अंडर ओन्ड भी बन रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको। तो हमने पहली बार हमारे 5 साल की हिस्ट्री में कुछ-कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स खरीदे हैं, बोथ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एंड नॉन डिस्क्रेशनरी। दोनों में हमें लगता है कि अभी इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, वैल्यूएशन कुछ थोड़े फेवर में हो रहे हैं। तो उसको दे और प्रीमियमाइज़ेशन एज़ अ थीम जो है वो काफ़ी चलेगा आने वाले समय में। तो जहाँ-जहाँ ये हमको प्रीमियमाइज़ेशन और वॉल्यूम ग्रोथ की स्टोरीज़ समझ में आ रही है, वैल्यूएशन जहाँ पे फेवर वहाँ पे हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। ओके। अच्छा, एक इस पूरे बीच में हमने एक सेक्टर की बात ही नहीं की जो इतना बड़ा सेक्टर है मार्केट के लिए, आईटी। इस साल यूएस में भी इलेक्शंस हैं और काफ़ी वोलेटिलिटी है आईटी स्टॉक्स में। यहाँ लार्ज कैप में एटलीस्ट विकास वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन थोड़ा सा ग्रे एरिया है इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। यहाँ पर आप क्या न्यूट्रल हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, क्या स्टांस है आईटी पर? कि हम पिछले कुछ समय से 1 डेढ़ साल से मिड कैप आईटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप आईटी जैसे आपने सही बताया कि इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, पर हमने मिड कैप आईटी पे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपनीज़ की ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल है। सेकंडली हम लोग वो ER&D फ़ोकस्ड कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सेगमेंट है काफ़ी फ़ास्ट ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक आईटी को ब्रॉड बेस्ड लार्ज आईटी कंपनी के बजाय नीश कंपनीज़ जहाँ पे इनकी अपनी एक कुछ खास बात है जिससे ग्रोथ का माहौल बेटर हो सकता है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल में जहाँ पूरे आईटी सेक्टर ने कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, हमारे मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स जो है 50 से 200% ऊपर है। तो आईटी को वैसे ही देखना पड़ेगा। बड़ी कंपनियाँ हैं जो शायद वैल्यूएशन कम्फर्ट है, पर ग्रोथ शायद बहुत एक्सेप्शनली नहीं दे पाएँ। तो उसमें थोड़ा-सा आपको एक प्रैक्टिकल कॉल लेके प्रॉब्ली ट्रेड इन ट्रेड आउट करना पड़ेगा, बट जनरली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज कैन स्ट्रक्चरली बी फार बेटर। विकास जी, एक स्पेस और जिसने मेरे ख्याल से इस चुनाव की वोलेटिलिटी और उससे पहले के जो फेज़ थे, मतलब फरवरी तक का फेज़, ओएमसीज़ ने बड़ा अच्छा पैसा बना के दिया। अब एक बार फिर से मतलब इसी सरकार की नीतियां अगर इस स्पेस के लिए जो कि रही हैं, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब कोई फर्दर अगर आप देखें तो मनूवरिंग शायद ना हो, और जब जब प्राइस बढ़ने की ज़रूरत हो तो प्राइस बढ़े भी। ऐसे में ओएमसीज़ पे आपका आउटलुक, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर? ये सेगमेंट को थोड़ा-सा विद इन पीएसयू बास्केट ये है कि ऐसा सेगमेंट है जिसको हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इसमें सरकार की इंटरफेरेंस वेदर हम चाहें या ना चाहें, ऑयल प्राइस डिपेंडेंट रहती है। तो और उसका डिपेंड आप उसपे कुछ प्लान नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को जनरली ना स्टडी किया और ना ज़्यादा देखा है, और इसमें हम थोड़ा एक्सपोज़र कम लेना चाह रहे हैं। हम
हम मानते हैं कि विद इन पीएसयू दूसरे बेटर प्लेयर जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम रहती है, ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट होने के बजाय के कारण से यहाँ पे इंटरफेरेंस बनी रहेगी। मैं आपसे एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ। जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग साइड में आपकी ईएमएस स्टॉक्स ने उठा कर दी है, आपके जिसमें ऑफ कोर्स डिक्सन, सिरमा एक्सेट्रा जैसी कंपनियां हैं। दूसरी तरफ एक और अलग एंसिलरी प्ले उभर कर आता है जिसमें आप पॉलीकैब, एस्ट्रल एक्सेट्रा लेकर चले। यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप लोग अब डिफाइन होती देख रहे हैं इन द कमिंग टाइम्स? और ये ऐसे स्टॉक्स मैंने मेंशन किए जो खूब चले हैं पिछले 2-3 सालों में, इफ नॉट द लास्ट फुल 5 इयर्स। क्या यही वो थीम्स हैं जो आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, या फिर कुछ नया हटकर जो अब तक शायद हमने कुछ कल्पना नहीं की है वो उभर कर आ सकता है? विकास, हाउ डज वन पोजीशन देमसेल्व्स इतने बड़े इवेंट से पहले? ये वोट जो है कंटिन्यूटी का है, और सरकार की नीतियां हमें काफी हद तक पता है कि सरकार किस तरह से सोच रही है। जैसे आज आप प्राइम मिनिस्टर का एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो ये सेड कि इंडिया को अगले नई दिशा में ले जाना है। आप स्केल, स्पीड, स्कोप एंड स्टैंडर्ड चारों पे ध्यान सोच के अलग अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे जो सोच हो रही है वो बड़े अलग लेवल के स्केल अप की हो रही है। जब इस तरह का स्केल अप होता है तो काफी वाइड स्प्रेड से अपॉर्चुनिटीज बनती है। तो ऑफ कोर्स जो करंट सेगमेंट सेक्टर्स है वो भी अच्छा करेंगे, विद इन देम आल्सो थोड़े नए-नए सेगमेंट सेक्टर्स उभर के आएंगे। तो ये कांस्टेंट इसकी तलाश वही जारी रहती है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आज देखेंगे तो कहने को मैन्युफैक्चरिंग है, पर उसके अंदर कम से कम भी 10, 12, 13 सब सेगमेंट्स हैं जो उभर के आ रहे हैं। चाहे वो ऑटो कंपोनेंट हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे वो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो, ईएमएस हो। सो एक बहुत बड़ी वाइड श्रृंखला है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज निकलती है। तो आई थिंक ये तो हमारी कोशिश ही रहती है कि कुछ ना कुछ ढूंढ पाए। पावर सेक्टर जैसा आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तेजी का माहौल बन रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल पावर में भी एक इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है जो पहले कुछ काफी समय तक नहीं हुआ था। उसकी वजह से पूरा सेक्टर रिलेट हो चुका है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो ग्रोथ आएगी वो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड होगी। पहली बार जो केपेक्स साइकिल इतना तेजी से चालू हो रहा है, ये अगले 5, 7, 10 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि ये इस तरह का स्केल अप बिना केपेक्स साइकिल के पॉसिबल नहीं है। तो आप देखेंगे तो हर सेगमेंट में एक इसकी बड़ी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही बढ़ता रहे, ये हम उम्मीद करेंगे, जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है पिछले 2 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी वीरू फिर कोशिश कर रहा है एक बार 51,000 पे जाने की। देखते हैं इस बार क्रॉस कर पाता है या नहीं। एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। BT ST ST BT कॉल्स लेते हैं फटाफट। गाबा सर, कल के लिए क्या ट्रेड कैरी किया जाए? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 552, स्टॉप होगा 540, पॉसिबल टारगेट अराउंड 570 580, वहां तक जा सकता है। यस, पावर फाइनेंस में पावर है। पावर फाइनेंस में देखिए पावर है आपका ये ट्रेड। डिक्सन सर आपका बहुत खूबसूरत ट्रेड रहा है क्लोजिंग का। शिल्पा जी आपके कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी, मैं मन्नपुरम कैरी करूंगी। मन्नपुरम भी अच्छे ब्रेकआउट पे है। 170 के स्टॉप लॉस से मन्नपुरम के फ्यूचर्स में आप बाई कीजिए। 173 हाफ है अभी, तो यहाँ पे पहला टारगेट 178 का है। इसके ऊपर जाता है तो 182। मानस आपका ट्रेड? मानस जी आपका ट्रेड? जी, तो देखिए एसआरएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। पॉजिटिव डाइवर्जन चार्ट्स पे दिख रहे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एसआरएफ के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए एसआरएफ के फ्यूचर में। स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 2259 के, लेकिन आपको टारगेट सेट करने हैं 2310, 2310 के। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं टाटा स्टील के साथ जाऊंगा। टाटा स्टील ने जो रिजल्ट रिएक्शन वाले दिन एक बेरिश कैंडल बनाई थी, उसके हाई को आज क्रॉस कर लिया है। स्टॉक ने वंस अगेन अपना लेवल्स रिगेन किए। 10 और 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल की लोअर शैडो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि जो भी रिएक्शन आना था आ गया है। नाउ स्टॉक इज रेडी टू मूव अप। 174 का प्राइस है, 171 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 182 के टारगेट्स रहेंगे टाटा स्टील पे। ओके, और कविता जी आपकी ट्रेड? या जी, सो बैंक निफ्टी काफी अच्छे मूव्स बनाते हुए दिख रहा है। सो दोज हैविंग गुड रिस्क एपेटाइट, मुझे लगता है कैनरा
बैंक को लेकर जाना चाहिए। 127 के लेवल पर है, 124 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है 135 140 के प्राइस टारगेट के लिए कैनरा बैंक विल बी द BTST। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक सारे कवर हो गए। अनुज, अब आते हैं अप्रोच पे कल के लिए। पहले आज निफ्टी बैंक ले लूँ क्या? मन मेरा निफ्टी बैंक पे कर रहा है, क्लोजर टू 51,000। और जिस प्रकार का एक्शन PSUs में है, कल अगर ये एग्जिट पोल वाले नंबर्स प्लस कुछ नंबर्स के साथ रियलिटी हुई तो क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा डिलीवर करेगा? इस बात की गुंजाइश है? आई थिंक कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बचे कुछ शॉर्ट्स जो है वो कल कवर हो जाएंगे। वैसे आज काफ़ी हद तक शॉर्ट्स कवर हो चुके होंगे। लॉन्ग कैरी करनी कोई मतलब सोचना भी नहीं है कि लॉन्ग कैरी करें या ना करें। बहुत लोग ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं इस चीज़ से। ये 3 का फॉर्मूला याद रखिए। मार्केट में ये मैक्रो तेजी है, 3 दिन तो चलेगी ये कम से कम, ऐसा नहीं है। और कल भी आपको भरपूर मौका मिलेगा मार्केट में। अगर आप कल एग्जिट करना चाहें तो कल एग्जिट करने का। कल भी मुझे लग रहा है गैप अप हो सकता है, क्योंकि आज क्या होगा ना वीरू, आज मेरे ख्याल से आपको घबराने का कारण है नहीं। और आज FII प्लस DI ये नंबर बिग होगा, ग्रॉस नंबर्स तो बिग होंगे। और एक चीज़ आज, क्योंकि आपने बैंक निफ्टी की बात की, मैं भी बैंकों पर ही फोकस कर रहा हूँ। बड़े बैंकों में आज के डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, इन सब में शानदार डिलीवरी वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे। PSU बैंकों में तो मुझे लग रहा है रिकॉर्ड डिलीवरी होगी आज। आई थिंक इस टाइप की डिलीवरी लास्ट टाइम जब हुई थी, वो जब PSU बैंक रिकैप हुआ था कुछ सालों पहले, उस दिन हुई थी। उसके बाद की मुझे लग रहा है कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एज अ यूनिवर्स PSU बैंक्स में इतिहास की सबसे बड़ी डिलीवरी बाइंग आज आपको देखने को मिले। वो 3 बजे के नंबर्स बता रहे हैं मेरे को। 3 से 3:30 में ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगी। मुझे हैरानी नहीं होगी कल बैंक निफ्टी में और 1000 पॉइंट की रैली हो जाए। 2000 आज हो गई, कल और 1000 जोड़ जाए बैंक निफ्टी में, तो कोई मुझे हैरानी होगी नहीं। हाँ, एक चीज़ में बस जोड़ दीजिए कैवियट, थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। पता है किस कारण से? कल जब नंबर्स आ रहे होंगे ना, 2-3 एजेंसियों के नंबर्स थोड़े से अलग अलग होंगे, तो उसमें कई बार वॉलेटिलिटी हो जाती है। उस चीज़ को लेकर थोड़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है। लेकिन बाय द टाइम नंबर्स एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए, अगर बीजेपी की सीटें जो एग्जिट पोल बता रही है उससे 25-30 प्लस आ गई ना, तो मार्केट और रैली करेगा। और थोड़ी सी कम रहेगी तो थोड़ा सा ये बात सही कही आपने, क्योंकि कई टीवी चैनल्स के नंबर्स में भी बहुत डाइवर्जेंस होता है ना, और डिले भी होता है ना, दिन में बहुत डाइवर्जेंस होता है। वो चीज़ याद रखिएगा। और अच्छा अनुज, निफ्टी हाँ सेम वीरू कैरी करना, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए आज का लो स्टॉप लॉस है आपका। अब आपकी किस्मत ही खराब है और कल आप आज के लो के नीचे ही खुले, जो कि 200 पॉइंट नीचे यहाँ से, मुझे उसका कोई कारण दिखता नहीं है। तो इसके लिए मैं तो सिंपली कहूँगा निफ्टी कैरी करिए, 23,062 का स्टॉप लॉस लगाइए। क्योंकि मुझे लग रहा है इस स्विंग में ना, अगर बीजेपी की 320-25 क्रॉस हो गई बीजेपी की, और NDA 370-375 क्रॉस हो गया अगर, या 400 तक पहुँच गया, तो मुझे लग रहा है 24,000 का स्कोप है। 24,000 का स्कोप है, 24,000 पे शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक बार के लिए। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कैरी करिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है आपका, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड है इस समय। जी हाँ, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी बैंक पे आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक 90, 94, 93, एक सेकेंड कंट्रोल W, एक सेकेंड हो गया 51,001, 51,002। तो नया आंकड़ा निफ्टी बैंक पे होना था ये होना था, बस थोड़ा टाइम लगा दिया इसने, जिसे कहते हैं ना देर लगे आने में, वो वाला मामला हो गया। लेकिन अब वो आना था 51,025, और अब देखिए रुक नहीं रहा ये 51,030। मेरे ख्याल से 100-125 पॉइंट तो ये यहीं पर ऐड करने के मोड़ शायद। एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे लेकर आइए, निफ्टी फिन सर्विस, उसकी कल एक्सपायरी है, वो भी 22,626 पर इस समय। यहाँ पर भी मोमेंटम इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, करीब 1000 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स। बिल्कुल। चाहिए आप आइए देखते हैं ब्रेथ। देखिए हालांकि सबको मालूम है ब्रेथ बहुत अच्छी है आज, लेकिन फिर भी आपके स्क्रीन पर देखते हैं वो स्टॉक्स जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे इन टर्म्स ऑफ आई थिंक OI, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं स्टैट्स में। मार्केट ब्रेथ क्या है आइए देखते हैं जरा एक बार। और क्लियरली झुकाव PSUs की तरफ, क्लियरली झुकाव PSU बैंक्स की तरफ, क्लियरली झुकाव ऑयल एंड गैस स्पेस की तरफ। 139 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 27 में, शॉर्ट 16 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 1 में। आगे देखते हैं वो बदनसीब कौन है पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला। आई थिंक वो इप्का लैब होगा। यस, इप्का लैब होगा वो। और लॉन्ग बिल्डअप था गेन ऑल टाइम हाई। RAC PFC का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला PSU बैंकिंग बास्केट में स्टॉक रहा आज। और पावर गेट अदानी पोर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग थी,
और कॉनकॉर में भी शॉर्ट कवरिंग थी। कॉनकॉर आज अपने करियर के हाई पे बंद होता हुआ। महानगर गैस, श्याम फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी याद रखिएगा अपने करियर के हाई पे क्लोज होगा अगर ये क्लोज 3017 के ऊपर होता है। मीनवाइल निफ्टी बैंक बात करते करते 51,000 पे 100 पॉइंट और जोड़ दिए। अगले स्लाइड में आएंगे वहाँ पे कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे रहे, जिनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। तेरे साहब वो भी रख दीजिए स्क्रीन पे, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। अच्छा, निफ्टी इस बीच 23,295, दैट मीन्स ये अच्छी ये स्लाइड देख लीजिए पहले। इप्का लैब, आयशा मोटर, संवर्धन, सिंजन और एलटीआई माइंट्री, यहाँ पे आज थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप था। मीनवाइल निफ्टी करीब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 23,300 यानी ओपनिंग के वक्त जो हमने एक स्विंग हाई क्रिएट किया था, हम ट्रेड नहीं कर पाए थे वहाँ पे, ऑलमोस्ट उस ट्रैजेक्टरी को हिट करते हुए हर्ष टाइम। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स पर आज रफली आप देखिएगा कोशिश तो हो रही है कि 22,300 के ऊपर की क्लोजिंग की तैयारी हो जाए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर ही हैं, दूर ही हैं। और निफ्टी बैंक ने तो अचीव कर लिया है 51,000 के लेवल को। यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए डीलर्स किस पर अब फोकस कर रहे हैं कल के बड़े दिन से पहले? बड़े दिन के पहले डीलर्स ने आज गैप अप के बाद केवल स्क्रीन ही देखी और स्क्रीन ही रिफ्रेश की है। एक्चुअली में बहुत सारे ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं अभी भी डीलिंग रूम्स में, क्योंकि लोग अभी भी साइडलाइंस पे बैठे हैं, अभी भी जिस हिसाब से गैप अप हुआ ट्रेड नहीं ले पाए हैं। लेकिन दो स्टॉक्स जो इंस्टीट्यूशनल साइड के डीलर्स हमको बता रहे हैं जहां काफ़ी इंटरेस्ट है एफआईएस का और डोमेस्टिक फंड्स का, ओएनजीसी की बात करें पर्टिकुलरली तो ओएनजीसी और गेल, ये दोनों स्टॉक्स में डीलर्स को लगता है अभी भी ट्रैक्शन है। थोड़े टाइम पहले ही वीरू बता रहे थे कि गेल की ओपन इंटरेस्ट लगभग 12-13% बढ़ी है और फ्लैश स्ट्रॉन्ग्स देखे गए हैं। तो अभी के लिए डीलर्स को लगता है कि ओएनजीसी और गेल में बीटीएसटी का ट्रेड बन सकता है और अपने हाई रिस्क क्लाइंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कल मार्केट खुलते में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी रह सकता है। लेकिन ओएनजीसी और गेल ये दोनों स्टॉक्स हैं आज डीलर्स के रेडार पे। ये दो स्टॉक्स डीलर्स के रेडार पे, और गेल तो खैर गजब रहा है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ जो कि बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। देखिए, एक तो रिलायंस का जिक्र इसलिए यहाँ पे करना ज़रूरी है क्योंकि इटसेल्फ ये एक अपने आप में सेक्टर है। 3081-21 पे ये अपने करियर के हाई पे बंद होगा। एक बात अनुज एचडीएफसी बैंक को लेके करते हैं, क्योंकि आज का तो पूरा का पूरा जो आई थिंक खेल था वो पीएसयू बैंक्स में हुआ कि गया इस ट्रैजेक्टरी से बाहर आया, और आई थिंक ये वो अर्निंग्स के बाद का जो डिसअपॉइंटमेंट था ना, उस क्लस्टर में गैप परसिस्ट करता था, उसको पार नहीं कर पाया। बट मोर और लेस ये उस सिंकिंग ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आया है ना, जहाँ पे इसने टाइम बिताया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट मई भी। क्या एचडीएफसी बैंक में भी वो डिफरेंशियल प्ले हो, इस बात के चांसेस हैं क्या? लग रहा है। और वैसे भी इसने आई थिंक गोल्डन क्रॉस भी बनाया था अभी, आई थिंक 3-4 दिन पहले हमने स्पॉटलाइट में भी लिया था इसको वीरू। और एक सुबह एक चीज़ ये भी डिस्कस हुई थी कि अब उन स्टॉक्स पर फोकस करिए कि जहाँ काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई होगी, तो इस वजह से तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यही एक रीज़न है कि मैं बैंक निफ्टी पर ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और मुझे लग रहा है कि मतलब हर रोज़ के लिए कुछ ना कुछ है आपके पास। एग्जैक्टली, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है आपको। मीनवाइल मैं कैनरा बैंक के वॉल्यूम्स को देखा था, गजब। आई मीन एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के वॉल्यूम्स देखिए। कैनरा बैंक 129.20 पे। अच्छा मानस, एक बात पूछूं आपसे यहाँ पे, कैनरा बैंक अब इस फेज में आपको कहाँ जाता लग रहा है? अब ये प्राइस जो है ना 129.20, ये आपको याद होगा ये मार्च 2011 का जब बड़ा कोलैप्स हुआ था, उसके बाद जो पहला रिवर्सल था उसका स्विंग हाई है 129.20। मेरे स्क्रीन पर रोलिंग है, मेरे ख्याल से मैं स्पॉट का प्राइस भी ले आऊँगा। क्या कैनरा में आपको मतलब 20-22 रुपए की पॉसिबिलिटी है? आई मीन अब स्विंग टुवर्ड्स 152, जो कि एक प्रैक्टिकल ट्रेडेबल रेंज है 2010 की, वहां तक का लग रहा है क्या? तो बिल्कुल सही आपने टारगेट मेंशन किया कि 152-155 की रेंज आपको कैनरा बैंक में जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि शायद 15-20 रुपए का पंप तो आपको शायद 1 से 2 दिनों में ही कैनरा बैंक दिखा सकता है। आई थिंक बेहतर ट्रेड रहेगा। ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, 130 वाला कॉल ऑप्शन देखिए 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगा लीजिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अगर 20-25 रुपए का मूव आ गया तो इस ऑप्शन में आपको 20-22 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैनरा बैंक एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, और यहाँ पर अभी भी मौका है, शायद आप कल के लिए पोजीशन ले सकते हैं 130 वाले कॉल में। अच्छा, वायदे बैन में जाने की तैयारी अब शायद आज जी एंटरटेनमेंट कर रहा है इस सीरीज़ का। आई थिंक ये पहला स्टॉक होगा जो बैन में जाएगा। 96% के आसपास की पोजीशंस यहाँ पर उभर कर आ गई हैं, तो ये इनफैक्ट वो एक ट्रेड जिस पर आपकी
जो आपको थोड़ा सा नज़रों में रखना चाहिए, जो बैन में इनफैक्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आज भले ही लार्ज आईटी कंपनियों में कुछ कुछ करेक्शन देखने को मिला हो, लेकिन निचले लेवल से आपके परसिस्टेंट एम्फोसिस में कोशिश हो तो रही थी रिकवरी आने की। इवन कोफोर्ज कुछ कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिका है। लेकिन ये गैस से जुड़ी हुई कंपनियां, एक तो गेल, दूसरा ऑफ कोर्स पेट्रोनेट जिसकी हमने चर्चा की, गुजरात गैस पर भी एक बार फटाफट पर्सपेक्टिव कविता जी अगर आप दे सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 5% का इजाफा और यहाँ पर भी ओआई एडिशन रफली 16 to 18% के आसपास दिखा है आज के आज। ये ट्रेड क्या आप इंडिकेट कर रहा है, कल के लिए बनेगी बात? सो गेल एज लाइक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ट्रेड है जहां मुझे लगता है अपसाइड मूवमेंट अभी भी 12 से 13 रुपए का दिखता है। वेरएस गुजरात गैस 568 के लेवल पर है और एक बहुत अच्छा डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। एज ए स्विंग ट्रेड मुझे लगता है काउंटर में पोटेंशियल है 620 तक के लेवल की तरफ बढ़ने का, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 560 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 620 640। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए कमेंस का स्टॉक 2-3 दिन की भयंकर पिटाई के बाद, जबकि नंबर्स अच्छे थे लेकिन क्योंकि आउटलुक में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी, आज इसने वापस 20 डेमा रिक्लेम किया है और उसके ऊपर बंद हो रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है स्टॉक। अच्छा, शिल्पा जी के पास चलते हैं, अगर कल की भी उनके पास कोई स्ट्रैटेजी हो। शिल्पा जी, जैसे आपने आज के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, कल के लिए कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे आउटराइटली एक नेकेड कॉल के हिसाब से जाना है तो मुझे लगता है कि 24,200 का कॉल ऑप्शन आप इसमें एक हीरो ज़ीरो के हिसाब से ले सकते हैं निफ्टी का। अदरवाइज़ किसी को अगर दोनों साइड से थोड़ा हेज होके प्ले करना है बट बुलिश प्ले है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 23,400 का कॉल ऑप्शन, जो रफली 220-230 चल रहा था जब मैंने इसको रेकमेंड किया था, लेकिन अभी 300 है, एंड इसके सामने आप बेच सकते हैं 2400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 140 है। तो मोर और लेस आपका जो आउटफ्लो रहेगा नेट वो 150-160 रुपीज़ का रहेगा, एंड अपसाइड में आपको टारगेट 450 के अराउंड आ रहे हैं, तो लाइक 1:3 रेशियो में है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, आप कल के लिए इसको डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। ओके, ये है रिकमेंडेशंस। और कल के लिए अगर आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो 3500 के 11,500 का अगर आप देखें अधिकतर प्रॉफिट। और ये स्कीम पे बाय 23,400 की कॉल, प्रीमियम करीब 260 का। 6 जून के कॉन्ट्रैक्ट को याद रखिएगा, यानी गुरुवार वाले कॉन्ट्रैक्ट का 24,400 इसके अगेंस्ट बेचनी है, 24,000 माफ़ कीजिएगा 80 पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 140-160 का अगर आप देखें आपका नेट डेबिट है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड है आपका। और करीब 51-100 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेवल करता हुआ। और एक स्टॉक और लेके आइए, आई थिंक जिसने मूव अच्छा दिया आज, जो कि अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ है, रियल स्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज 2987 पे अपने करियर हाई पे, डीएलएफ ने और इसने दोनों ने आज अच्छा मूव दिया है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर्स रहे हैं आप वीरू, लेकिन मेरी नज़र वो बैंकों से हट नहीं रही है, क्योंकि अब तक वो पूरी जो थीम एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा के आसपास घूम रही थी। अब आप देखिए जाते जाते 1163 के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक 1721 पर आ चुका है। एक घंटे में है ना? हाँ, वही एक्चुअली निजी बैंकों ने ही इनफैक्ट खींचा है निफ्टी बैंक को। अगर आपको चार्ट्स दिखाइएगा उनमें स्पाइक्स दिखनी चाहिए, जिस तरह से आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे काउंटर्स, एचडीएफसी ओके था, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शायद पोजिशंस आई हैं तेज़ी की तरफ। मानस, आईसीआईसीआई बैंक ये कॉल आप कैरी करेंगे तेज़ी के लिए कल का? तो बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए क्लोजिंग तो काफी बेहतर है। हालांकि आज का हाई स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया है, लेकिन पैटर्न काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, 1144 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1200 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है, आज की तेज़ी 40 महीने की सबसे बड़ी तेज़ी है सिंगल डे में। 3.3% निफ्टी ऊपर है। इसके पहले 1 फरवरी 2021 को 4.7% चले थे हम। 1 फरवरी 2021 मतलब बजट डे, कोविड के बाद का पहला बजट। हाँ, कोविड के बाद का पहला बजट, उसमें बड़ी रैली आई थी 4.74% की। उसके बाद आज इसमें एक अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। एक बार एसीसी का चार्ट देखिए। एसीसी देखिए, एक सिंपल चीज़ देखिए जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कितने स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहे हैं वर्सेस कितने स्टॉक डे लो पर बंद हो रहे हैं, उसे से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरफ
जाना जाता है, ये एक मार्केट है जो क्लियरली कल एक और गैप अप की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से एक एक करके आखिरी में फिर कुछ स्टॉक्स डे हाई पर बंद हो रहे हैं, ये एक क्लियर कट इंडिकेशन। और वीरू रिलायंस डे हाई पर बंद हो रहा है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, मतलब इंट्राडे का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हम 3000 की बात कर रहे थे, 3025 के करीब, 3024.9 इसका अब तक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको आज इसने हिट क्रॉस किया, 3025 ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये जो 4 मार्च 2024 को लगा था रिलायंस पर, आज उसको क्रॉस किया और अब एकदम एग्जैक्टली उस लेवल पे बंद भी हो रहे हैं रिलायंस में। और रिलायंस की टेंडेंसी रही है एक बार अपने 100 रुपये के वर्टिकल वाले कॉलराइटर्स को जब ट्रैप करता है तो मूव अच्छा देता है। लास्ट टाइम यही हुआ था इसमें जब इसने 2800 के जोन को पार किया था। खैर अब चलते हैं क्लोजिंग के लिए अनुज के पास। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल विरूप, लेकिन मैं वॉल पे जाऊं इससे पहले सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मार्केट में आज जो तेज़ी हुई, रिकॉर्ड हाई पर हम क्लोज हो रहे हैं, और जैसे मैंने कहा 40 महीनों के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी। सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस ग्रीन में थे, लेकिन मेरा जो खास ध्यान था वो था CPSE इंडेक्स पर। आई थिंक एक ऐसा इंडेक्स आई थिंक 7-8% ऊपर था, और ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें ETF अवेलेबल है आपके पास। निफ्टी का CPSE का ETF अवेलेबल है। दिवाली वाले दिन हमारी बात हुई थी इसमें, तब आई थिंक 4000 रुपये था, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया ये, और ये मोमेंटम बहुत शानदार है यहाँ पर। चलिए वॉल पर चलते हैं, और निफ्टी 770 पॉइंट ऊपर, कई बार देख के लगता है निफ्टी पढ़ रहे हैं कि सेंसेक्स 2500 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक 2100 पॉइंट ऊपर, 51100 के भी ऊपर बंद। निफ्टी IT, देखिए निफ्टी IT की कमजोरी का रीज़न समझिए, आज रुपये में बहुत स्ट्रांग मूव आया, इसकी वजह से निफ्टी, और यही कारण है कि निफ्टी इतना नहीं चला जितना बैंक निफ्टी चला। मिड कैप इंडेक्स 3.5% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप थोड़ा कम चला आज रिलेटिवली, इसके लिए एडवांस लाइन उतना अच्छा नहीं था जितना ऐसे दिन पे नॉर्मली हो सकता है। 1600 बढ़ने वाले शेयर, 800 गिरने वाले शेयर, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये बेसिकली टॉकिंग पॉइंट्स थे। सेक्टोरल ब्रेथ देखिए आप एक बार, उसके बाद हम निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे, क्योंकि सेक्टोरल ब्रेथ आज आपको कुछ बता रही है कि अगर ये कल एक्चुअल में नंबर्स यही आए तो किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है आगे भी। PSU बैंक 8.6% और CPSE 7.3, ये दो इंडेक्स मेन है, ये आपको बता रहे हैं किस तरीके की तेज़ी इन स्टॉक्स में आ सकती है। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, सभी 5-6% ऊपर, मेटल्स में अच्छी तेज़ी, और निफ्टी बैंक तो खैर था ही ऊपर। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए, और जरा देखते हैं कि निफ्टी के हीट मैप में टुवर्ड्स द एंड कुछ लूजर्स भी थे, लेकिन सबसे ऊपर अदानी पोर्ट्स करीब 10.5% ऊपर, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे आज SBI था 10% ऊपर। NTPC शानदार मूव, पावर ग्रिड, ONGC, बेसिकली सारे PSU अदानी स्टॉक्स ये सबसे ऊपर थे। श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, रिलायंस ने शानदार मूव दिखाया, BPCL, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा स्टील, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक, ITC, अक्रॉस द बोर्ड। कुछ लूजर्स भी थे, मेनली IT स्टॉक्स, HCL टेक, LTI, माइंट्री, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया, और कुछ नंबर्स का इम्पैक्ट आयशर मोटर्स, ये भी थोड़ा सा नीचे था, लेकिन शानदार दिन मार्केट के लिए। रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई अनुज 23,307 निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक का 51,097 के लेवल्स पर जाकर टिकता हुआ एक जोरदार सत्र आज बाजारों के लिए उभर कर आया है। और एक बड़ा इवेंट कल होगा, तो उम्मीद यही है कि यही सिलसिला तेजी का कल भी कायम रहेगा, और भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूव्स देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच सीधा सौदा में जो आशीष और नीरज के बीच मुकाबला रहा, सीधा सौदा का आउट परफॉर्मर्स कौन से थे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आप गौर करिएगा, कॉनकॉर, IOC, BEL और BPCL, ये नीरज जी ने सारे सरकारी कंपनियों की गोली खा ली, और वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। आशीष ने HPCL, IDBI उन PSU स्टॉक्स में पिक किया। L&T एक बड़ा मूवर रहा है आज का, और साथ ही मॉस्ट्रिप सेमीकंडक्टर, जहाँ पर इनके हाथ भी कुछ एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था, तो वो स्टॉक भी नियरली 10% का इजाफा दिखाता हुआ। जी हाँ, तो ये दिन भी बहुत शानदार था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल का दिन और गर्मजोशी से भरा होगा, क्योंकि कल ताजपोशी का दिन होगा। जी हाँ, है ना। और लोगों को मंडे ब्लूज होते हैं, आज बाजार को मंडे ग्रीन हुआ है। खैर जो भी था, बहुत खूबसूरत दिन था ये, रिकॉर्ड हाई क्लोज। और यही टीम CNBC आवाज़ की हर्ष था, मैं, अनुज, नीरज जी, आशीष और साथ ही साथ लक्ष्मण जी। सुबह 7 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, पूरा पैनल कल के लिए होगा तैयार, और 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे वो आंकड़े जिसका देश को है इंतजार। नमस्कार।